एक सेकंड। मैंने बताया है आपको नहीं, क्या ठीक है, बढ़िया है। क्या बताया? सोचे भी नहीं हैं कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा हो चुका था, हो रहा था। और आज हम घूम रहे हैं आराम से, ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। सब बहुत, हम तो सोचे नहीं थे कि हम तो खत्म एक हो अच्छा जाएंगे। आदमी, उसे कुछ थोड़ी सी भी चीज़ मिल जाती है तो जो आज भावुक हो रहे हैं, ये आपका अंदर की एनर्जी बताती है कि आपको तो ठीक होना ही है, क्योंकि ईश्वर को बहुत आपसे काम कराना है ना। हम यहाँ आ गए कि हम लोग का एक मेरा लड़का है, कलकत्ता में है, हम लोग रहते हैं, हम लोग कलकत्ता में है। तो हम लोग गए वहाँ से, तो वहीं से आए हैं। तो आज हमको देख रहे हैं कि आज हम बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है एकदम इनका है। काफी। अभी दौड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। मूवमेंट स्लो हो गया था इनका बहुत ज़्यादा। नहीं था, हम नहीं पकड़ पाते थे। हम लोग को पुलिस में पकड़ना रहता था, तो हम उसको जान ही नहीं सकते थे। हम अकेले चले रहते थे, ऑफिस में बैठे बैठे काम करते थे। वो चीज़ खत्म हो गया था। आज जब हम देख रहे हैं कि हम आपके ऊपर में हम बैठते हैं और काम करते हैं, सब लोग कैसे आप ही का चीज़ सबको देख रहे हैं। अब देखिए, हमको इतना अच्छा लगा हम लोग को, हम लोग के तो ये अब जो हम कर रहे बचाएंगे हैं, हम। ये भी आप ले लीजिए हाँ, ले लिए है। और इसको करते रहिए। इनका भी है। नहीं, वो लिए है, इनको सुबह में ही दिए थे। आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, पूरी चीज समझ में भी आ रही होगी, व्यक्ति की खुशी आपको आराम से समझ में आ रही होगी। बताइए, आप बताइए। इधर इधर, अच्छा, बस जो बताना बताइए चाहें, बताइए इधर करके इनको बता दीजिए। इधर बता दीजिए। अच्छा जी। बताइए क्या आराम हुआ। मेरे ये सब एकदम पकड़ गया था, और हम ऑफिस में काम करने में दिक्कत बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इतना दर्द था कि पैर सब में था। ये कल 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 से हुआ ना हम लोग को? हाँ, ये ठीक हाँ, है। कल से एकदम खत्म हो गया सब कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं कमर में भी कोई तकलीफ थी है। आपको? नहीं, कुछ नहीं है, एकदम पहले थी? कुछ है ही नहीं है। वो तो एकदम लग रहा है जैसे हम बच्चा का तरह, जैसे वैसे भी हम हो गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है हमको कि ये पहले कमर में दर्द था? बहुत था, बाप रे बाप। पहले क्या क्या तकलीफ थी? यहाँ पर जाते थे हम, ऑफिस जाते थे, कहीं पर इधर उधर हो जाता था तो बस बैठ जाते थे, ऐसे करके सब खराब लगता था। और बहुत कष्ट हो रहा था हमको लोग को करने के लिए, दिक्कत में सब लोग परेशान रहता था वहाँ पर। और क्या तकलीफ थी? और तो मैंने ये तो हम लोग अभी अच्छा हो गया है सर। तो थोड़ा कुछ दिन और लगेगा तो हमारे को थोड़ा ठीक ठाक हो जाना चाहिए। तो याद वाद आने में कोई दिक्कत होती है? भूलता था कुछ? हाँ, लेकिन अभी मैंने हम अब ये अभी इनका स्पीच थोड़ा क्लियर हुआ है। हो गया है। पहले हाँ, सेंटेंस जो बताते थे वो मतलब सामने वाला को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, लेकिन अभी स्पीच क्लियर हो रहा है, सेंटेंस क्लियर हो रहा है। मतलब ये इम्प्रूवमेंट है। जैसे आज सुबह में अपने से वो उठे तो अपना चादर जो है ठीक से एकदम जैसे हम बनाते हैं वैसे फोल्ड किए हैं, जो नहीं कर पाते थे एकदम नहीं था। ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आज हम उसको उठाकर ऐसे हम खोल दिए और खोल आप क्या के जॉब करते हैं? जी जी। किस डिपार्टमेंट में? हम ये क्या बोले थे, कस्टम्स में है हम। कस्टम्स में वहाँ पर अभी पोस्टिंग में है अभी। कहाँ पर? ये जगह है आपका, बोलो ना, रक्सौल में। वो रक्सौल में अभी वहाँ पर सुपरिटेंडेंट है अभी। तो हमको जल्दी, मैंने ये तो जल्दी थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, हम तो जान रहे हैं सर कि हमको अच्छा हो जाएगा तब तो हमारा बहुत अच्छा लगेगा कि ये जगह। और बहुत ही अच्छा था कि एक और बहुत बढ़िया वीडियो है इसी का जो इन्होंने बताया, बहुत चीजें बताई उसमें, मैं वो दिखाता हूँ। ये कस्टम ऑफिसर हैं, सुपरिटेंडेंट, नेपाल भारत के बॉर्डर पर रक्साल एक जगह। तो उसमें है उनके एक इंस्पेक्टर ने, गोपाल नाम के इंस्पेक्टर ने, जो उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, तो उन्होंने भेजा था।
उन्होंने बताया कि अब आप इधर उधर बहुत भटक चुके हैं, अब जरा वहाँ जाइए। तो मैं जरा वो दिखाता हूँ आपको। उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ उन्होंने बताई हैं, और आपको सच में सुन करके बड़ा आनंदित महसूस करेंगे। जाते थे हम लोग। मैं शेयर कर रहा हम जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे थे, मेरा पैर उर में मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा था एकदम। अच्छा। दर्द हो रहा था, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा। वो हुआ, उसके बाद आरेक्टा की बोल सी हाँ, कमर कमर जो है वो हम रात में सोट के उठ के रहते हैं कभी भी, तो हमको उठना मुश्किल, बहुत दिक्कत हो जाता था एकदम। अगर अगर अकेले नहीं होगा तो फिर मैंने हम गिर भी सकते हैं, हमारे पास में काम नहीं करता है रात में हम लोग को करने या दिन में करना। बहुत परेशान कर रहे थे कि हमको समझ नहीं पा रहा था कि हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। कितने दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है ये वाला? ये मेरा है, नहीं। उनका वाला था। ये उपचार कितने दिन से एक चल मिनट रहा रुकिए। ये है? ये उपचार वाला उपचार कितने दिन से चल रहा है? मतलब ये जो पॉइंट्स हाँ, लगा हाँ। है, ये 10 तारीख, हाँ 10 तारीख से। हाँ 10 तारीख से। हाँ कुछ रिलीफ है? हाँ, हाँ एकदम रिलीफ ठीक तो हो बहुत गया। मिला है। बहुत है, बहुत है। और डिमेंशिया, ये आपको सब नहीं डिमेंशिया है। थी? हाँ? डिमेंशिया थी? हाँ उसमें भी हमको मैंने ये तो बोला था तुम्हें। वो डिमेंशिया इनका है। वो तो आप बता सकती हैं। हाँ, तो भूल जाते थे। अभी इनका सेंटेंस जो फॉर्म कर रहे हैं थोड़ा ठीक बोल रहे हैं। मतलब पहले सेंटेंस सामने वाला नहीं समझ पाते थे उतना ठीक से, तो अभी बोल रहे हैं ठीक से सेंटेंस। और अपने से, जैसे आज सुबह उठ के अपने से जो चादर ये थे, अपने से ठीक करके एकदम जैसे हम करते हैं वैसे करके फोल्ड करके तुरंत ये तो रख बहुत बड़ी बात है। बिना बोल के ये तो सब बहुत काम बड़ी कर बात रहे हैं, हमको अभी कोई धीरे धीरे दिक्कत नहीं है। मतलब कर रहे हैं। अच्छा, याददाश्त जो भूल जाते थे उसमें कुछ फर्क है? ऑफिस है। तो वो तो आप बता घर उर सकते में हैं। हाँ, ये हाँ, वो तो अभी थोड़ा भी बहुत लगता है है, थोड़ा थोड़ा। सा, हाँ, हाँ। लेकिन मतलब जैसे बोल रहे जी। हैं वो क्लियर हो रहा है। वो क्लियर है, हमको अच्छा लग रहा है। आज सुबह में हुए हम देखें कितना अच्छा लग रहा था, हमको दौड़ रहे हैं, हम इधर उधर कर रहे थे, आपके ऊपर में रख के हम इधर उधर चल रहे थे। जैसे हम तो अभी कर रहे इनको हैं। चाबी दिए, बोले कि आप जाइए अकेले ऊपर में और कपड़ा चेंज अच्छा, ऊपर रुके हैं। हम अकेले चले जाते हैं। डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आप चेंज करके आइए। तो अपने जाके ताला खोल के, जैसे इनके हाथ में हम ताला चाबी नहीं दे सकते, खोले हम पहले, खोले नहीं, दो बार खोल के नहीं खा पा रहे हैं। जाके अपना कपड़ा बदल के, 3 दिन में तो ये मतलब हाँ काफी काफी अच्छा है। ये 3 दिन हुआ है। 3 दिन में हमको समझ में आ गया कि हम बाहर चले जाएंगे जाके घूमने के लिए। Towards ये लग रहा है मेरे improvement मुझे। मतलब अब ये लग रहा है कि राइट ट्रैक पे हैं हम लोग। जी जी बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मैंने इतना अच्छा लगे लग रहा है रहिए, कि हम लोग को अच्छा खुशी है Thank you. आज हमारा Thank you. कि हम लोग इससे हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग आए और हम काम करेंगे उसके लिए, हम फिर जाएंगे हम। बहुत तो बढ़िया। इसलिए हमको इतना अच्छा लगा है कि हम लोग को मैंने हम सोचे नहीं कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे यहाँ। किसने यहाँ आपको आने के लिए? ये Inspire किया। नाम तो क्या नाम है? इनका इंस्पेक्टर एक जो मिनट, है, वो बताने दीजिए। बोलो। हम जब गए तो আরে তোমার যে পাঠিয়েছে তোমাকে, ये नाम है उनका, हम तो बोल नहीं पा रहे हैं हम अभी। ये क्या नाम है उनका? গোপাল। गोपाल, हाँ गोपाल। गोपाल। वही हमको बुलाया गया था और हमको यहाँ पर बोला कि तुम जाओ वहाँ पर, नहीं करोगे तो तुमको आपको दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। बस हम तुरंत उसी दिन हम लोग तैयार हुआ और तुरंत हम आके खोज के हम देखे, वहाँ से निकल के वहाँ से आके आपके पास में आए हैं। चलिए और बहुत वो बढ़िया। कोलकाता में इलाज कितने साल से चल रहा है? वहाँ लगभग 2 साल हो गया है। अच्छा, उससे कोई फायदा नहीं? नहीं, वो नहीं। डिटोरेट कर रहा था इनका। बिल्कुल खराब था, खराब होता जाए। हाँ। बहुत खराब। 500 डॉक्टर्स हमारे वहाँ में एक कोई से काम एक नहीं होम्योपैथ हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, उनको नहीं दिखाया कोलकाता में? होम्योपैथिक में नहीं गए हम, एलोपैथिक में गए हम, रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल में गए। फिर वहाँ से हमको जो फेमस साइकेट्रिस्ट हैं वहाँ भेजे थे, डॉक्टर जयराम। उन्होंने बताया डिमेंशिया है इनका, तो कोई इलाज नहीं है एलोपैथिक में। तो फिर मेडिसिन जो दिए वही चल रहा है अभी भी उनका, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे थे।
चलिए, मिस्टर गोपाल जो है, ये सब उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया। मिस्टर गोपाल नाम है ना उनका? हाँ जी, भोपाल उन्होंने खुद यहाँ ट्रेनिंग किए हैं, वो खुद भी वहाँ पे कर रहे हैं, अभी जोगबनी में पोस्टेड है, बहुत सही। उन्होंने खुद कर रहा है ये सब। ठीक है, थैंक यू, आप लगे रहिए। थैंक यू सर। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप देख रहे होंगे खुशी उनकी बिखरी पड़ रही है। सोचा नहीं था उन्होंने कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कि क्या होगा कैसे होगा। तो वो जो ये सारे खुद हैं, एक बार पूछो 4 बार बताते हैं मैं बहुत खुश हूँ। तो ये खुशी को हम लोग के पास भी भाई, तो हम लोग आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आप ये जो लाइलाज बीमारी है इसको कैसे ठीक करें। ये अभी ठीक नहीं हुए हैं, पर जो रिलीफ है उससे कितना खुश है वो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे जरूर। तो मैं सीधे आपके इस हिस्ट्री पर आता हूँ कि इनको क्या प्रॉब्लम है और क्या तकलीफें आई। डिमेंशिया नाम की जो डिजीज है, अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें बहुत लंबे चौड़े सिम्टम्स देंगे, जिसमें स्पीच से लेकर मेमोरी लॉस, लोगों का उनका बिहेवियर में चेंज, इरिटेशन, ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती। तो वो ऐसी सारे के सारे सिम्टम्स लेकर के आए हैं, डॉक्टर ने ये डायग्नोस करके दिया। तो केस हिस्ट्री पर मैं सीधे आता हूँ और उनकी रिपोर्ट और फिर ट्रीटमेंट कैसे मैनेज करना है और क्या फर्क आने वाला है। तो मैं केस हिस्ट्री पर, तो ये केस हिस्ट्री आपके स्क्रीन पर है, आप जरूर देख पा रहे होंगे। देवाशीष 57 ईयर ओल्ड है और 10 अगस्त 24 को इनका हुआ। और ये अभी इन्होंने पूरा रिव्यू जो बताया वो लास्ट कल का है, ट्यूसडे का। इन्होंने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं वो देखिए स्क्रीन पर आपके। मेंटल शॉक, जिसमें इनको भूल जाता था, ये 2021 में ऐसा हुआ इन्होंने बताया। और जो ये हुआ, ये कोविड इनको 2 बार हो गया, 22 और 23 में। तो इसके बाद से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। इसी के बाद से इनको जो डायग्नोस हुआ डिमेंशिया आफ्टर कोविड। तो 2 साल से इनको बता रहे हैं कि 2 साल से ऐसा है, पर जो रिपोर्ट है बहुत कुछ बताएगी। मैं आप तक ये पहुंचाना चाह रहा था, ये सब बात करना चाह रहा था। कई बार अपने अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाहर से कई बार कोई अटैक हो जाता है किसी तरह का, मौसम का या किसी और तरह का, तो जो अंदर वाली प्रॉब्लम से उभर के ऊपर आ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि अभी हाल की है। पर ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है जो बताते हैं कि बीमारी आज की नहीं है, बीमारी थोड़ी पुरानी है। तो जरा हम लोग रूट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट पर। तो इन्होंने जो दूसरा सिम्टम लिखा है, अनेबल टू रीड एंड राइट, तो ये सब डिमेंशिया के सिम्टम्स में ही आ रहे हैं। बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट की हेडिंग है। डिमेंशिया एक डिजीज नहीं है जिसमें सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स है, करेक्टर में प्रॉब्लम्स है, बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आती है, व्यक्ति के मेमोरी में प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, ये खुद ही बता रहे इतनी सारी, इतनी चीजें तो इसमें लिखी भी नहीं जितनी फायदे इन्होंने बताए हैं। तो वो एक एक हेडिंग है, बीमारी का एक ग्रुप है, सिम्टम है, सिंड्रोम है। तो उस सिंड्रोम में बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसी में से एक है अनेबल टू रीड एंड राइट, दूसरा है हाई बीपी। ये देखिए 13 साल से इनको, जिसमें से ये आयुर्वेदिक मेडिसिन 6 महीने से ले भी रहे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा एक और बड़ी प्रॉब्लम देखिए, चौथे नंबर पे लिखा नर्वसनेस एंड एंजाइटी। ये 20 साल से, नर्वसनेस 20 ईयर से है, एंजाइटी 5 ईयर से। ये अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम से है, जो बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम पर बड़ा खतरा हो सकता है। तो किसी को नर्वसनेस लगातार बताता हो तो नर्वसनेस मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ नर्वस सिस्टम, और ब्रेन नर्वस सिस्टम का सुप्रीम बॉस है, उसके पास ही सारी कुछ होती है। तो वहीं से अगर गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप उसका नॉमेनक्लेचर कुछ भी दें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से इनको जो नॉमेनक्लेचर दिया गया वो डिमेंशिया। ये 20 साल से प्रॉब्लम। दूसरा पे आइए, देखो और बड़ी प्रॉब्लम्स, रूट कॉज डायबिटीज, ये 13 साल से इनको हो गई है। जो नर्व सेल होते हैं हम लोग जानते हैं, उसका भोजन फूड सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शुगर होता है। अगर वही प्रॉब्लम्स में आ गया तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो फिर से प्रॉब्लम्स है,
दूसरा बड़ा रीजन। तो अब ये लोग ऐसे होते हैं डायबिटीज वालों के साथ, खाएं तो मुश्किल, नहीं खाएं तो मुश्किल। नहीं खाते हैं तो सेल सेल को नहीं मिलता। सेल का फंक्शन ही यही है, फंक्शन कैसे करेगा। दूसरा देखिए फिर से है वाटरिंग आई, ये आंख की इनको प्रॉब्लम्स हो गई है। जिनको शुगर होता है, डायबिटीज होता है, तो उनमें आंख के डिफरेंट पार्ट होते हैं, और उन डिफरेंट पार्ट में से एक पार्ट होता है सिलेरी बॉडी, उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो आंख के लेंस को पतला छोटा करने में मदद करता है, तो व्यक्ति दूर पास का देख पाता है। तो जो जो उसमें लिगामेंट्स लगे हैं, प्रॉब्लम्स उसकी है, और अक्सर सर्जरी करके लेंस निकाल दिया जाता है कि आपको कैटरेक्ट है, दूसरा रिप्लेस कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है, डायबिटिक नेरोपैथिक हो जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है आंख के लिए। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम के पीछे रीजन डायबिटीज है। तो बहुत सारा कारण, तो डायबिटीज अपने आप में बीमारी नहीं, बीमारियों का जड़ है। दूसरा देखिए पेनफुल फिंगर जॉइंट, लंबर पेन जिसको बता रहा था, अब तो है ही नहीं मुझको, मैं तो भाग सकता हूँ बच्चों की तरह से, ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कमर में दर्द, नहीं नहीं कुछ है ही नहीं, मेरे को कुछ है ही नहीं। फिर उन्होंने लिखाया ब्लैक लाइन इन द बोथ, जब आराम होने लगता है ना तो दूसरे दिन रिव्यू कराते समय और बहुत सारी चीजें लिखा दी। ब्लैक लाइन इन द बोथ इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर नेल पर 6 ईयर से है। सीधे चलते चलते अचानक दिशा बदल जाना, चल कहीं और रहे हैं पहुंच कहीं और जाते हैं। जाना था रंगून पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो हालत ये हो जाती है डिमेंशिया वालों की। बात समझने में परेशानी, आप कह कुछ रहे हैं, इधर देखिए उधर देखिए, समझ कुछ और रहा है, इनको बताइए बता किसी और को रहा है। किसी को बताने पर फोकस ना कर पाना, बोल कोई और रहा है और देख कहीं और रहे हैं, तो अपने आप को फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसी बहुत सारी लंबे चौड़ी सिम्टम्स हैं, आप गूगल करिएगा आपको बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी। भूख समान, नींद का टाइम 11 से 6:30, साउंड स्लीप आती है, प्यास 3 लीटर पीते हैं, पानी ठीक है, मल सामान, यूरिन दिन में 4 से 5 बार, रात में 1 बार। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें ठीक है। आइए जरा रिपोर्ट पर आइए। रिपोर्ट बड़ी चीज बताती है। तो अगर एमआरआई की रिपोर्ट कर लें, सिम्टम्स कुछ भी हो, नॉमेनक्लेचर कुछ भी हो, मैं बड़ी चीज आपसे बात कर रहा हूँ, सिम्टम्स कुछ भी आ रहे हो, नॉमेनक्लेचर किसी भी पैथी ने कुछ भी दिया हो, ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसका ट्रीटमेंट आप कर दें, तो सिम्टम्स का निदान और रिलीफ दोनों ही मिलना शुरू हो जाता है। तो ब्रेन की इन्होंने एमआरआई कराई थी कि जून 23 को, यहाँ लिखा है 21 जून 2023 में इन्होंने एमआरआई ब्रेन कराया था, प्लेन स्टडी। इसमें देखिए चीजें आई हैं, नीचे लिखा है क्रोनिक एसिमेट्रिक लेफ्ट मोर देन राइट वाइट मैटर इस्केमिक चेंजेस। तो वाइट मैटर में चेंजेस हो गए हैं। फिकाज ग्रेड 2, तो जो जिस पर नापी जा रही जिस स्केल में, उसमें लेवल 2 का हो गया, लेवल 1 लेवल 2, तो दूसरे लेवल पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चला गया। तो ये जो व्हाइट मैटर है वो क्या होता है, इसको समझते हैं अभी। पर फिलहाल देखिए ऊपर भी कुछ लाइन लिखी हुई है, फ्यू डिस्क्रीट T2 फ्लेयर हाइपर इंटेंस डिस्क्रीट फॉर नोटेड इन बायलेटरल फ्रंटोपैराइटल व्हाइट मैटर ब्रेन स्टेम rim of the T2 flare hyper intensity in the periventricular white matter left more than right predominant in the parietal occipital lobe ex evoco dilation of the left occipital horn and atrium of the left ventricle narrowing of the right frontal horn। तो इतनी सारी चीजें लिखी है। तो अपने जो नए लोग होंगे ना, तो अपने को लगता है कि बहुत टफ टफ हो गया, बहुत टफ नहीं है। मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ और इसके वर्ड को उसमें बस मैच कराना और कॉपी पेस्ट कर देना, ज्यादा कुछ करना नहीं। तो जो बुक है आपके पास, मैंने कई बार आपको बुक दिखाई है, आयुर्वेदिक हैंडबुक 3, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आयुर्वेदिक हैंडबुक 3 होगी, आप पास निकाल लीजिएगा, नहीं हो तो मंगा जरूर लीजिएगा, बार बार काम आती है। ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस बुक को खोलिए, आपको बहुत कुछ हेल्प करके देगी, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने जो जो उसमें रिपोर्ट में वर्ड लिखे हैं बस वो मैच करा देने, जहां जहां प्रॉब्लम आती है रिपोर्ट में वही लिखा होता है, और उन्हीं का ट्रीटमेंट करना। कैसे करना है मैं दिखाता हूं आपको, पेज नंबर सहित ट्रीटमेंट पर। तो इसमें एक तो इनको व्हाइट मैटर में प्रॉब्लम्स है, तो व्हाइट मैटर में प्रॉब्लम से आप मोरलेस, एक मैं आपको दूसरा शेयर कर रहा हूं, जरा देखिएगा कि कैसे समझे व्हाइट मैटर ग्रे मैटर को एकदम सिंपल तरीके से। मान लीजिए, सपोज करिए ये एक फूल है गुलाब का, आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाई दे रहा होगा। इसमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा, ऊपर ये रेड दिखाई दे रहा है, नीचे ये ग्रीन दिखाई दे रहा है।
एक फूल के साथ कई फूल जोड़ लीजिए तो एक बंच बन जाता है। अभी भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है, नीचे ग्रीन दिखाई दे रहा है। ये जो बंच है, इस बंच को जरा अगला वाला देखिएगा तो अभी भी बहुत सारे जोड़ दिए तो अभी भी ऊपर रेड नीचे ग्रीन। जहां रेड लिखा है उसको ब्राउन मान लीजिए, जो रेड दिख रहा है उसको ब्राउन मान लीजिए, ग्रे मान लीजिए। और जहां ग्रीन है इसको व्हाइट मान लीजिए, ये ग्रे और ये व्हाइट, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। और इसी को जरा ब्रेन पर फिट कर दीजिए। जरा आइएगा, जरा ब्रेन ब्रेन देखिएगा, ये ब्रेन है, आप देख पा रहे होंगे ब्रेन। ब्रेन में आउटर वाली चीज होती है और इनर वाली चीज होती है। पीछे से जरा देखते हैं, समझ में और आ रहा है से आएगा। ये देखिए पीछे वाला चीज है। इस ब्रेन पर उसी फूल को सेट कर दीजिए। देखिए कैसे सेट करना है, ये ब्रेन और इस पर इसको सेट कर दीजिए। तो ऊपर वाला हिस्सा जो रेड रेड दिख रहा है ये ग्रे मैटर, और जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है व्हाइट मैटर, अंदर वाला व्हाइट मैटर। और नीचे और चले जाएंगे तो ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्पैन स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर का पार्ट होता है। इतनी जगह पे प्रॉब्लम्स आई। तो जो फूल है वो मान लीजिए सेल है, नर्व सेल की बॉडी है, उसी में न्यूक्लियस है, सारा कुछ उसी में होगा। आप जो सोचते हैं क्रिएट करते हैं वो सारा कुछ वही होता है। अपना ब्रेन कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये अपना ब्रेन है। सारी प्रोसेसिंग इसी में होती है। हर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक इनपुट यूनिट होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर के लिए माउस होता है, पेन होता है, कीबोर्ड होता है, ये सारी इनपुट यूनिट है जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। ऐसे ही जो ब्रेन है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है वो आंखें, नाक है, जीभ है, कान है, स्किन है। इस ये सारी की सारी इनपुट यूनिट है जो ब्रेन को पहुंचाती है इन्फॉर्मेशन। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इन सारे डेटा को रीड करता है, ये रॉ मटेरियल है। और रीड करने के बाद दूसरा बड़ा काम करता है प्रोसेसिंग। ब्रेन कैन प्रोसेस योर डेटा, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करके एक इंफॉर्मेशन में बदलता है। और इस इंफॉर्मेशन को आउटपुट यूनिट के थ्रू, एक्शन के थ्रू बॉडी पर परफॉर्म कर देता है। ये सामने मेरे हाथ में एक पिन चुभी, एक मैसेज गया ब्रेन को, इनपुट यूनिट स्किन के थ्रू ब्रेन ने प्रोसेस किया और ऑर्डर दिया इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कि यहां से उंगली हटा लो नहीं तो पिन आर पार हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पूरा का पूरा काम ब्रेन का होता है। ब्रेन में कहाँ होता है, ब्रेन में मेनली जहां सेल बॉडी, जो मैंने रेड रेड दिखाए थे ज्यादातर उसको मान सकते हैं। और जो ग्रीन ग्रीन दिखाए उससे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती, चलती है, वायरिंग है वो। तो इनको जो प्रॉब्लम्स आई है, एक तो ब्रेन स्टेम में आई है, दूसरा व्हाइट मैटर में आती है जहां से ट्रांसमिट हुई है, और दूसरा रिपोर्ट बता रही है कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग लोब हैं, उन लोब में आए। मैं फिर से रिपोर्ट पर आ रहा हूं, उस लोब में हुई है। तो आप उन लोब का ट्रीटमेंट आप करें तो आप इलाज कर सकते हैं। किस किस लोब में हुई है, यहाँ पे लिखा है फ्रंटल लोब, फ्रंटल आगे वाला, पैराइटल लोब साइड वाला, और नीचे आइएगा, नीचे लिखा है ऑसिपिटल लोब। ये देखिए ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब में सेंटर होता है आंखों का, देखिए आंख भी इनकी चली गई है। और व्यक्ति में जो छोटा बच्चा होता है, कहते हैं कि ऊपर से गिरना नहीं चाहिए, गिर गया अगर सिर में चोट लग गई ना, तो छोटे बच्चे से कहा कि कोई सामने आया घर पर, बोला कि पापा हैं, अंदर गया तो उसने कहा कि जाओ, पापा ने कहा कि जाओ कह दो पापा नहीं है। बच्चा आया बाहर, बोला पापा कह रहे हैं, पापा नहीं है। आ रही होगी बात। तो ये तो बच्चा है, इसका अभी ब्रेन डेवलप नहीं है। पर यही बड़े लोगों में हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम्स है। और ऐसा ज्यादातर फ्रंटल लोब में इंजरी के कारण हो जाता है। और फिर वो जस्टिफाई भी करता है। देखिए हमसे झूठ नहीं बोला जाता, ये सब अपने आप करना, अपने आप करो, वो फिर जस्टिफाई भी करता है। तो उसकी प्रॉब्लम्स ये फ्रंटल बोन की, ब्रेन में सबसे बड़ा ब्रेन फ्रंटल बोन होता है। जैसे पेट 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 बात करें तो एक पेट मेन है, उसका नाम है लीवर, लीवर चेक द लीवर फर्स्ट। और ब्रेन ब्रेन बात करे तो फ्रंटल लोब मेन ब्रेन है। इसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है, बहुत सारी काम करता है प्रोसेसिंग से रिलेटेड और बहुत सारी। तो इनको जरा मैच कराते हैं और ट्रीटमेंट में आते हैं। तो जरा आइएगा ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर। ये एक और हार्ट की रिपोर्ट भी आई, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई, माइल्ड डिस्टरबेंस आया था। इलेक्ट्रो शेयर कर लेता हूँ, सॉरी। ये ईसीजी रिपोर्ट हुई है 9 सितंबर 23 की, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, माइल्ड डिस्टरबेंस ऑफ द इलेक्ट्रोफिजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम्स, हार्ट में भी आई है, सर्कुलेशन में आई है। तो दोनों जगह प्रॉब्लम्स आई है। आई के टेस्ट बहुत सारे हुए हैं,
तो आइस की भी प्रॉब्लम्स इनको है। इनसे कहीं इधर देखिए तो उधर देखते हैं, देख नहीं पा रहे थे आप, महसूस कर रहे होंगे। अब जरा ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर आते हैं। ब्लड रिपोर्ट पुरानी है तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, 23 की रिपोर्ट है। फिलहाल 24 में ब्लड रिपोर्ट लेटेस्ट होती है तो ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले टो नंबर 909 LVM LHM 25 सीडेड 17 टोन, ये हेड अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट है। अगर हेड की प्रॉब्लम है तो हेड को अलाइन तो करना ही करना पड़ेगा ना। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तो इसको ट्रीटमेंट करिए करिए। क्रोनिक प्रॉब्लम है तो ये वाला तो लगा ही दीजिए, कॉपी पेस्ट करना जी, और कुछ नहीं करना। दूसरा देखिए तो नंबर 00102 RLVM, ये क्या है? ये पूरे बॉडी के वेलनेस का है। जीरो वाली लाइन पर, वन वाली लाइन पर जो जो ऑर्गन आते हैं सबका ट्रीटमेंट करेंगे, तो पूरी बॉडी का वेलनेस का ट्रीटमेंट है। जैसे डॉक्टर लोग कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें बीकासूल ऐड कर देते हैं, टॉनिक ऐड कर देते हैं, ये भी खाओ जी। तो ऐसे ही ये बीकासूल है, ये पूरी बॉडी का टॉनिक है, वेलनेस का ट्रीटमेंट है। इसके बाद देखिए लेफ्ट थंब 6, 8, 9 स्पाइरल अपोजिट थंब, ये लेफ्ट थंब पर क्या ट्रीटमेंट करना है, कहाँ पे आता है? तो आपको मैंने हैंडबुक 3 दिखाई है, हैंडबुक 3 में लेफ्ट थंब पर आइए। लेफ्ट थंब ये है पेज नंबर 128, हैंडबुक 3 पेज नंबर 128, इस पर आइए। 128 पर लेफ्ट थंब पर 6, 8, 9 स्पाइरल पे ट्रीटमेंट दिया है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 8 और 9 का अगर ट्रीटमेंट कर दें, 8 और 9 का ट्रीटमेंट कर दें तो सेरिब्रम का ट्रीटमेंट होता है। सेरिब्रम मेन ब्रेन होता है जिसमें 4 लोग, मैंने आपकी बात की थी, मुख्य ब्रेन यही सेरिब्रम। तो आगे सेरिब्रम, पीछे सेरिबेलम, नाना पाटेकर वाला छोटा वाला दिमाग, तो पीछे सेरिबेलम, आगे वाला मुख्य मस्तिष्क। तो सेरिब्रम का पूरा ट्रीटमेंट, क्योंकि इनके लोब्स में ज्यादातर में प्रॉब्लम्स आई है। दूसरा इनको 6 स्पाइरल दिया गया है, तो 6 स्पाइरल सेरिबेलम जो बॉडी की बैलेंसिंग को बनाने में मदद करता है, पोस्चर बनाने में मदद करता है, ऐसे बैठना वैसे बैठना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो गड़बड़ा जाती है, इस व्यक्ति को खुद ही समझ में नहीं आता, तो मोरलेस पूरा हो जाता है। और अगर आप इसके साथ 7th वाला स्पाइरल भी ले लें तो पूरा 6, 7, 8, 9 ले लें तो पूरा का पूरा ब्रेन हो जाता है सेरिब्रम एज वेल एज सेरिबेलम, ये दोनों ट्रीटमेंट हो जाता है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। लेफ्ट थंब का ट्रीटमेंट पेज नंबर 28 पर दिया हुआ है, आप इससे मैच करा सकते हैं। फिर आइएगा देखिए इसमें दिया हुआ है राइट रिंग फिंगर 1 2 स्पाइरल अपोजिट फ्लो। तो राइट रिंग फिंगर पर क्या ट्रीटमेंट है? तो राइट रिंग फिंगर का ट्रीटमेंट पेज नंबर 89 पर है, इसी के पेज नंबर 89 पर आइए। राइट रिंग फिंगर पेज नंबर 89 का फर्स्ट एंड सेकेंड स्पाइरल, इसमें राइट और लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, इसमें लिखा है कोर ऑफ द ब्रेन का ट्रीटमेंट यहां पर किया गया है। एक सेकंड मैं फिर से आता हूं, दूसरी जगह हम लोग चले गए। इस पे लिखा है राइट रिंग, नहीं सही है, राइट रिंग फिंगर का फर्स्ट एंड सेकेंड स्पाइरल अपोजिट फ्लो, मैंने भी लिख लिया है, मुझे लगा कि मैं ऊपर नीचे कर गया। राइट रिंग फिंगर का पेज नंबर, आइए पहले पेज नंबर 128 हैंडबुक 3। तो राइट रिंग फिंगर का फर्स्ट एंड सेकेंड स्पाइरल, ये राइट लेटरल वेंट्रिकल और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, तो इनको लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल की प्रॉब्लम्स रिपोर्ट में आई है। तो वेंट्रिकल का ट्रीटमेंट, 4 वेंट्रिकल होते हैं, नीचे से चलेंगे तो ऊपर पहले 4th वेंट्रिकल, फिर 3rd वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल। तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का नंबर 1 और 2 है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आई है, तो यहाँ पर कोर ऑफ द ब्रेन का ट्रीटमेंट फिर से अपोजिट फ्लो में 10 पॉइंट है। तो ज्यादातर ब्रेन के ट्रीटमेंट में 10 पॉइंट लीजिए, अपोजिट फ्लो में लीजिए। ब्रेन का एक और ट्रीटमेंट राइट थंब, तो ब्रेन का राइट थंब पर जो ट्रीटमेंट है, ये राइट थंब का ट्रीटमेंट दिया है पेज नंबर 128 पर। पेज नंबर 128 पर आइए, इसमें राइट थंब का ट्रीटमेंट यहां दिया हुआ है। राइट थंब पर जो ट्रीटमेंट दिया है वो दिया है 1 2 स्पाइरल अपोजिट फ्लो। राइट थंब पर 1 2 स्पाइरल अपोजिट फ्लो, राइट थंब पर 1 2 स्पाइरल अपोजिट फ्लो पर देंगे तो लेफ्ट राइट लेटरल वेंट्रिकल और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पेज नंबर 128 पर मैं फिर से बता देता हूं, आ जाएगा, इजी है, मैच कराना है, कुछ और कराना नहीं, सिंपल है। पहले लेफ्ट थंब का 6, 8, 9 स्पाइरल, ये है, मैंने कई एक साथ ओपन कर लिया एक्चुअली में, ये है लेफ्ट थंब का, ठीक है। ये है, आप 6, 7, 8, 9 स्पाइरल ले लें तो पूरे पूरा सेरिब्रम का ट्रीटमेंट हो सकता है, सेरिबेलम का ट्रीटमेंट हो सकता है, सारे के सारे लोब का ट्रीटमेंट हो सकता है। ये पहला ट्रीटमेंट हुआ, पेज नंबर 128 पर लेफ्ट थंब का आया। फिर देखिए दूसरा है राइट रिंग फिंगर।
राइट रिंग फिंगर का ट्रीटमेंट है पेज नंबर 89 पर, पेज नंबर 89। एक हाँ, ये है पेज नंबर 89 जिस पर कोर ऑफ द ब्रेन का है। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्पाइरल दो दिए हैं, राइट इंटरनल कैप्सूल और लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल का है, जो मेन ट्रीटमेंट जहां पर कोर का ट्रीटमेंट है, जहां से इनको प्रॉब्लम्स आ रही है। ये दूसरा बड़ा ट्रीटमेंट। आइए तीसरा बड़ा ट्रीटमेंट, आइए राइट थंब का 1 टू स्पाइरल अपोजिट फ्लो। तो राइट थंब का 1 टू स्पाइरल, ये राइट थंब यानी फिंगर नंबर 0 राइट थंब हुआ, पेज नंबर 128 हैंडबुक 3। इसका फर्स्ट एंड सेकंड स्पाइरल, तो फर्स्ट स्पाइरल राइट लेटरल वेंट्रिकल और सेकंड स्पाइरल लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, इसका ट्रीटमेंट यहां पर होगा। वेंट्रिकल्स की इनको प्रॉब्लम्स आई है। फिर से आइए, फिर है इसमें लिखा है ये 3 ट्रीटमेंट ब्रेन के हुए यहाँ पर। इसके बाद आइए देखिए, इसमें लिखा ब्रेन स्टेम का करस्पॉन्डेंस, इनको ब्रेन स्टेम की भी प्रॉब्लम्स आई थी। तो ब्रेन स्टेम का करस्पॉन्डेंस जहां हैंडबुक 3 में है वो पेज नंबर 99 पर है। यहाँ पर देखिए ब्रेन स्टेम में जो पार्ट आते हैं, यहाँ देखिए लिखा है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। ये देखिए मेडुला यहाँ लिखा हुआ, नीचे पार्ट मेडुला, बीच का मिड ब्रेन, बीच का पोन्स और ऊपर मिड ब्रेन, ये तीनों पार्ट यहाँ पर आते हैं। तो इन तीनों का ट्रीटमेंट करना है। कैसे ट्रीटमेंट करना है? करस्पॉन्डेंस पे मैग्नेट बनाने हैं और ऐसे लगाना है। यहाँ पे ये देखिए साइड में, देखिए साइड में दिख रहे हैं आपको व्हाइट बेल मैग्नेट दिख रहे हैं और बीच में 3 येलो मैग्नेट दिख रहे हैं, 1 2 3 3 6 7 8। तो 8 आप बाहर हैं और 3 अंदर है। ये कुल मिलाकर के हैंडबुक 3 का पेज नंबर 99 जो मैंने आपको दिखाया, इस पर यहां पर एक गोला बना करके ऐसे ट्रीटमेंट कर देना। कैसे गोला बनाना है वो यहां पर बना के बना दिया गया। इसी ने कमाल किया है, पूरा ट्रीटमेंट नहीं कमाल किया, एक से तो नहीं होता। इसके अलावा NDCI ADTW0 टोन, एनजी, इनको एंजाइटी है, टेंशन है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए बड़ा प्रोटोकॉल है। फाइबर एसके फैट जीरो सिडेट, फाइबर एस के जो हम लोग ने पढ़ा है कि जो टिश्यू है कैसे बनता है। तो अगर एक सेल बन रहा है, नर्व सेल बन रहा है, तो नर्व सेल फाइबर से बन रहा होगा। तो अगर ये बहुत बड़ा रिसर्च डॉक्टर वॉल की और बहुत बड़ी देन आदरणीय अग्रवाल सर की, कि अगर पैरालिसिस या ऐसी ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो तो अगर इसका ट्रीटमेंट दिया जाए तो बहुत बढ़िया रिलीफ मिलता है। ऐसी कई बार हम लोगों ने बात की है। तो फाइबर एस के फैट जीरो सिडेट ये दिया गया। पैंक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, किडनी 1 टोन, इनको डायबिटीज है, ये डायबिटीज की प्रोटोकॉल है। फिंगर टो NCH 5 6 7 8 इन 2 4 5 सिडेट 3 7 8 टोन। ये जो न्यूरल प्रॉब्लम है सर्वाइकल से लेकर लंबर तक की, पैर में इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। हैंडबुक 4 आपके पास होगी, हैंडबुक 4 में इसका ट्रीटमेंट दिया गया है, आप इससे देख सकते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो तो एक और ट्रीटमेंट बनता है, वो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑक्सीजन ही देता है। तो लंग्स का 0 1 2 टोन ये दिया गया। तो इतना ट्रीटमेंट दिया गया। तो अब जरा रिव्यू करते हैं क्या क्या बताया। तो रिव्यू मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, पर जो रिटर्न में इन्होंने बताया था कि डिमेंशिया में इनको 10% रिलीफ है। एक दिन ट्रीटमेंट हुआ, 2 दिन ट्रीटमेंट हुआ, तीसरे दिन रिव्यू कर लें 10%। जो इतनी जगह घूम करके भी दिक्कत हो रही थी। डिमेंशिया एक डिजीज नहीं है, सिंड्रोम है, सेट ऑफ सिम्टम्स है। दूसरा, अनेबल टू रीड एंड राइट में अभी इन्होंने कोई चेक नहीं किया है। हाई बीपी इनका, इसमें भी थोड़ा सा फर्क आ रहा है। नर्वसनेस में नहीं बता पाए कि कुछ आराम हुआ है। एंजाइटी में भी नहीं बता पाए हैं। डायबिटीज अभी टेस्ट होनी है। पर वाटरिंग आई जो हुई उसमें 60% तक रिलीफ हुआ, तो बड़ा चेंज इसमें है। पेनफुल फिंगर ज्वाइंट 60% रिलीफ, लंबर पेन 95% रिलीफ। तो इतने सारे रिलीफ हैं। जो आई का ट्रीटमेंट है, जो मैंने आपको फैट फाइबर एस के बताया, इससे आई भी ठीक होगी। तो आईज की प्रॉब्लम्स ऊपर हम लोगों ने बात की है एनाटॉमिकल, कि जो भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उसके लिए पॉइंट नंबर 0 लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा केस है जिसमें 10% का रिलीफ मिलने पर कितना उत्साहित हम लोग हैं और कितना उत्साहित पेशेंट है, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो ये अभी ठीक नहीं हो गया है, पर इनको प्रॉब्लम्स इतनी सारी थी और जिस तरह से हो रहा है कि मैं तो रहूंगा कि नहीं रहूंगा, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्या होगा कैसे होगा, इतना खुश है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, मैं तो बच्चों की तरह दौड़ सकता हूँ, मैं पकड़ सकता हूँ जो भी है, नहीं तो मैं तो ऑफिस में बैठा काम करता था। तो ये आपकी पैथी का स्कोप है, स्ट्रेंथ है, पावर है, जिससे इतनी सारी चीजों को आराम मिल सकता है। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आप भी अपने पेशेंट को आराम निश्चित दे पाएंगे। तो आपने सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की स्पेशल क्लास के लिए प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को नमन करता हूं और आप सबको
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि यह केस डिमेंशिया से रिलेटेड था और इसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में आप देखेंगे, 10 से तारीख को शुरू हुआ है और 3 दिन में मेरे ख्याल से ये रिजल्ट आया है। तो ये आपको ये समझ में आया होगा इस केस को देख के कि हम जो मॉडर्न साइंस की स्टडी कर रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। मॉडर्न साइंस की स्टडी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए, ये इसका जवाब आपको इस केस हिस्ट्री से जरूर मिला होगा। क्योंकि जो एनेटमी है ब्रेन की या हमारे बॉडी की जो एनेटमी है, उस एनेटमी के आधार पे संस्थान ने मेरिडियन बना ली है। मेरिडियन का इजाद किया है, कह सकते हैं, इन्वेंशन किया है उसका। और ये जो मेरिडियन है बहुत ही हेल्पफुल है ऐसी डिजीजेस में। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनकी एमआरआई हुई है और एमआरआई में कुछ टर्म्स आए हैं। 2-3 चीजें मैं यहाँ एमआरआई के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। उसके बाद मैं फिर डिमेंशिया टर्म पे आऊँगा कि डिमेंशिया टर्म एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग एमआरआई को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें लिखा है फ्यू डिस्क्रीट T2 फ्लेयर हाइपर इंटेंस discrete foci noted in bilateral frontoparietal white matter। इसका मतलब कि अभी डिफाइन किया गया था कि व्हाइट मैटर क्या है। तो हमारा जो ब्रेन में व्हाइट मैटर है, उस ब्रेन के व्हाइट मैटर में स्पेशली फ्रंटल और पेराइटल 2 लोब्स हैं, दोनों तरफ के बायलेटरल लोब्स में कुछ चेंजेस आए हैं। एंड ब्रेन स्टेम में भी कुछ रिम जैसे चेंजेस दिख रहे हैं। और इसके अलावा हाइपर इंटेंसिटी पेरीवेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर। पेरीवेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर मतलब जो वेंट्रिकल है हमारे ब्रेन का। वेंट्रिकल एक सेंट्रली लोकेटेड कैविटी है जिसमें सीएसएफ फ्लो करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं। और उस कैविटी के सराउंडिंग में उससे लगा हुआ जो व्हाइट मैटर है, वहां पे भी कुछ इमेजिंग में हाइपर इंटेंसिटी दिख रही है। इसका मतलब कि वेंट्रिकल के चारों तरफ का जो व्हाइट मैटर है, उस वेंट्रिकल के चारों तरफ के व्हाइट मैटर में कुछ चेंजेस हैं। प्रीडोमिनेंटली जो है वो आपको पेराइटल लोब में और ऑक्सीपिटल लोब में चेंजेस दिख रहे हैं। मतलब ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल चारों लोब में एक्सटेंडेड है। ये फ्रंटल में भी है, पेराइटल में भी है, टेम्पोरल में भी है और ऑक्सीपिटल लोब में भी है। इसकी इमेजिंग हम लोगों ने पहले कई बार देखी है। लेकिन जिस बात को मैं फोकस करना चाहता हूँ वो बात यहाँ पे एक्स वैक्यूओ डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट ऑक्सीपिटल हॉर्न एंड एट्रियम ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। मतलब एक्स वैक्यूओ डायलिटेशन है। जो वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल का लेफ्ट साइड के ऑक्सीपिटल लोब में, और जो एट्रियम है, एट्रियम जो है लेटरल वेंट्रिकल का पार्ट है, ये भी वेंट्रिकल का ही पार्ट है, वेंट्रिकल का एक पोर्शन है एट्रियम। तो इस एरिया में डायलेटेशन दिख रहा है। डायलेटेशन क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक हो सकता है कि इंटरनली जो सीएसएफ जिसमें फ्लो कर रहा है वो कैविटी में प्रेशर डेवलप हो जाए और डायलेट हो जाए। एक तो ये कंडीशन हुई। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो वेंट्रिकल्स है वो वेंट्रिकल के सराउंडिंग के जो टिश्यू हैं वो टिश्यू डिजनरेट हो जाए और श्रिंक कर जाए अगर वो, तो वहां पे स्पेस बन जाता है। और जब स्पेस बन जाता है तो उस स्पेस को ये जो वेंट्रिकल है वो ऑक्युपाई कर लेता है और वो डायलेट हो जाता है, वहां पे उस स्पेस में फैल जाता है। तो बाउंड्री खत्म हो गई, उसकी बाउंड्री खत्म हो गई और ज्यादा एरिया मिला तो वो फैल गया। और इसके लिए एक्स वैक्यूओ डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट ऑफ वेंट्रिकल कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वेंट्रिकल में, एग्जैक्टली वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ये बता रहा है कि वेंट्रिकल्स के सराउंडिंग के जो टिश्यू हैं उनमें डिजनरेशन हो गया है और वहां पे स्पेस बन गया है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल का डायलिटेशन हो गया है। तो ये जो टर्म बताता है एक्स वैक्यूओ डायलिटेशन, ये एट्रॉफी को बताता है कि एट्रॉफी हो रही है टिश्यू में। जो व्हाइट मैटर है उस व्हाइट मैटर एरिया में एट्रॉफी हो गई है, वहां श्रिंकेज हो गया है और उसकी वजह से स्पेस बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कभी रिपोर्ट में एक्स वैक्यूओ डायलिटेशन
आप वेंट्रिकल किसी भी पोर्शन में, वेंट्रिकल का कोई भी पोर्शन में हो, तो इसका मतलब हुआ कि एट्रोफी है ब्रेन की। अब आइए डिमेंशिया को जरा मैं डिफाइन करता हूँ। और आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई ट्रेनिंग में हम लोगों ने डिमेंशिया के बारे में चर्चा की है, काफी डिटेल में यहाँ पे मैंने कंटेंट को लिया है डिमेंशिया को डिफाइन करने के लिए। जितना टाइम होगा उसके हिसाब से करेंगे। तो डिमेंशिया एक्चुअली में एक प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है। तो जो आपका जो इंटेलेक्चुअल है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है, इसमें वो डिक्लाइन होता है धीरे धीरे। प्रोग्रेसिव, ध्यान दीजिएगा कि मॉडर्न साइंस में बहुत सारी डिजीजेस को प्रोग्रेसिव डिजीज कहा गया है। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती हैं। उन प्रोग्रेस का मतलब ये हुआ कि उसको किसी भी प्रकार से मॉडर्न साइंस एकदम से स्टॉप करने में सक्षम नहीं होता है। उसको मैनेज करके स्पीड को थोड़ा स्लो तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन की स्पीड को स्लो तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन को नहीं रोक सकते। तो ये कुछ इस तरह की बीमारियों को प्रोग्रेसिव डिजीजेस के श्रेणी में रखा गया है। उसमें पार्किंसन डिजीज भी आती है और भी डिजीजेज आती हैं। सो इसमें जो होता है ये प्रोग्रेसिव डिजीज, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होता है इसमें, एंड नॉट ड्यू टू डेलीरियम और साइकेट्रिक डिजीज। ये साइकेट्रिक डिजीज के में भी ये कंसीडर नहीं किया जाता है, और डिलीरियम की कंडीशन भी नहीं होती है। ये डिलीरियम को हम डिफाइन करेंगे आगे कि ये जो डिलीरियम है एक ऐसा टर्म है जिसमें कुछ ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स ट्रीटेबल होते हैं, वो ट्रीट हो जाते हैं। जैसे ही जिस कारण की वजह से वो सिम्टम मैनिफेस्ट होते हैं व्यक्ति में, वो कारण जैसे ही दूर होता है वो सिम्टम्स भी ठीक हो जाते हैं, और ये ट्रीटेबल कंडीशन होती है। लेकिन डिमेंशिया जो है वो ट्रीटेबल कंडीशन मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। और इसमें जो है एज इज द मेन रिस्क फैक्टर, फॉलोड बाय फैमिली हिस्ट्री एंड वैस्कुलर डिजीज रिस्क फैक्टर। तो वैस्कुलर डिजीजेस में क्या हुआ कि देखिए, फैमिली हिस्ट्री मतलब जेनेटिक से तात्पर्य है इनका, और एज में जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। 85 के बाद लगभग 50% ऐसे लोग होते हैं 85 के ऊपर के जिनमें डिमेंशिया के सिम्टम आते हैं। ये मॉडर्न साइंस की स्टडी बताती है। 50% लोगों में, 50% लोगों में नहीं आते हैं, जरूरी नहीं कि सब में हो। एंड वैस्कुलर डिजीज रिस्क फैक्टर में क्या होता है कि जो हाई बीपी वगैरह जिनको है और वेसल्स की डिजीज है, वो वेसल्स की डिजीज, वैस्कुलर डिजीज कहीं ना कहीं ब्रेन को प्रभावित करती हैं, और ब्रेन में कम सर्कुलेशन होना या उसमें ब्रेन स्ट्रोक हो जाना हाई बीपी की वजह से, और उसकी वजह से ब्रेन में चेंजेस आते हैं। तो एक्चुअली में डिमेंशिया न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें जो नर्व्स हैं ब्रेन के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं डिजेनरेशन दिखाई देता है, और ये इमेजिंग में आपको आ जाएगा। जैसे कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, अगर आप कराएं उसकी इमेजिंग, जैसे एक डिजीज अगर हम कहें सीजोफ्रेनिया, तो सीजोफ्रेनिया का अगर टेस्ट कराते हैं तो ब्रेन में बहुत कुछ चेंज ऐसा दिखता नहीं है, और कम एज के लोगों में भी ये देखने को मिलता है, सबसे खास बात होती है। तो ब्रेन में उसमें चेंज, साइकेट्रिक डिजीजेज में, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज में आपको हम ये कहते हैं कि केमिकल का इम्बैलेंस तो होता है, पर ब्रेन के अंदर कोई चेंजेस देखना चाहें तो वो नहीं दिखेंगे। लेकिन डिमेंशिया में ये ब्रेन के न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, और इसमें ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं, और इस वजह से ये होता है। तो डिमेंशिया एक्चुअली में है क्या? कोई डिजीज नहीं है, निश्चित रूप से प्रभात जी ने भी बताया था कि डिमेंशिया क्या है। व्हाट इज डिमेंशिया? डिमेंशिया इज एन अम्ब्रेला टर्म एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब a range of neurological condition affecting the brain that get worse over time। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और ये जो डिमेंशिया जैसा सिम्टम है जिसमें खास तौर से हम बोलते हैं कि भूलने की आदत एक प्रमुख लक्षण के रूप में आती है। लेकिन सिर्फ भूलने की आदत ही नहीं, उसके साथ साथ और भी एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं, और उन सिम्टम को मिला के हम डिमेंशिया बोलते हैं। तो जो डिमेंशिया है, इस डिमेंशिया को अनेक तरीके से डिफाइन किया गया, और इसमें कारण अलग अलग हैं और बीमारियां अलग अलग हैं। उन सभी बीमारियों में देखने को मिलता है, जैसे कि एक अल्जाइमर्स डिजीज है। अल्जाइमर्स ओल्ड एज की डिजीज बताई गई है, एज से हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 70 to 80% जो है अल्जाइमर्स डिजीज में ये सिम्टम देखने को मिलता है। भूलने की आदत जैसी समस्या और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो प्रभावित होती है, सबसे पहले ये समस्या देखने को मिलती है। तो अल्जाइमर्स डिजीज में यहाँ लिखा है द मोस्ट कॉमन फॉर्म एस्टिमेटेड 60 to 80% केसेस। डिमेंशिया के 60% to 80% केसेस
अल्जाइमर्स के होते हैं। अल्जाइमर्स में क्या होता है, उसमें भी ब्रेन की एट्रोफी हो जाती है, आगे मैं इमेजिंग के माध्यम से दिखाऊंगा आपको। फिर वेस्कुलर डिमेंशिया हो जाता है, और इसके अलावा फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया होता है जिसमें फ्रंटल और टेम्पोरल लोब प्रभावित होता है। फिर हंटिंगटन डिजीज होती है, और मिक्स डिमेंशिया होता है, लेवी बॉडी डिमेंशिया होता है एक। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं, जैसे लेवी बॉडी डिमेंशिया को आगे डिफाइन किया गया है, सारी डिमेंशिया को डिफाइन किया गया है कि इसमें होता क्या है, इन सब में कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं, उनके क्लब हो जाने से, उनके आपस में ज्वाइन हो जाने की वजह से होता है, ऐसी समस्या होती है और ब्रेन में डिजेनरेशन शुरू हो जाते हैं। So dementia is not a specific disease, but general term for the impaired ability to remember, think, or make decision that interfere with everyday activities. पर डे की जो आपकी एक्टिविटीज है डेली की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं इन सब चीजों से। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया अल्जाइमर डिमेंशिया होती है, अल्जाइमर डिजीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे, सो डिमेंशिया इज प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शन दैट इज सीवियर एनफ टू कंप्राइज सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। जब ये होता है और इसकी सीवियरिटी होती है, तो ये आपके सोशल और ऑक्यूपेशनल जो भी कार्य हैं, जो फंक्शनिंग है, वो प्रभावित हो जाती है। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिस्क्राइब एज डिक्लाइन दैट हैज नॉट रिजल्टेड इन चेंज इन द लेवल ऑफ फंक्शन। अगर माइल्ड लेवल का है तो आपको बहुत पता नहीं चलता है, तो इसको आगे हम दिखाएंगे एक चार्ट के माध्यम से। डिमेंशिया टिपिकली बिगिंस आफ्टर एज 60 and the prevalence doubles approximately every 5 years thereafter. In person aged 85 and older, around half have dementia. सेम चीज मैंने पहले ही कही बताई थी आपको, यही चीज कि ये जो है 60 के ऊपर ज्यादातर डिमेंशिया जो है इसका मैनिफेस्टेशन होता है, और ये हर 5 साल पे आप कह सकते हैं कि ये जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो जो है आपको बढ़े हुए मिलेंगे, डबल मिलेंगे, और 85 साल के ऊपर के लोगों में लगभग 50% लोगों में ये चेंज देखने को मिलता है। सो द प्रिवलेंस ऑफ अल्जाइमर डिमेंशिया इज प्रिस्क्राइब, ये अलग है, डेटा दिया है, एस्टिमेशन है इनका अमेरिका यूनाइटेड स्टेट के में कि 2060 तक कितने हो जाएंगे इसके पेशेंट। सो इन द मोस्ट कॉज केसेस द कॉज ऑफ डिमेंशिया इज एक्वायर्ड ईदर एज ए sporadic primary neurodegenerative disease or as the result of another disorder such as stroke। तो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज अगर होगी तो उसकी वजह से, या स्ट्रोक होगा जिनको, उनमें भी ये देखने को मिलता है। एंड अदर रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया इंक्लूडिंग फैमिली हिस्ट्री, जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, इनको भी डायबिटीज है इस पेशेंट को। सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें ब्रेन में चेंजेस आते हैं। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ब्रेन में चेंजेस आते हैं। ओबेसिटी है, हेड इंजरी है, एंड ये सब जो डिजीजेज हैं, इन सब में आपको डिमेंशिया के सिम्टम्स। और विटामिन डी डिफिशियंसी एंड क्रोनिक स्लीप डिप्राइवेशन में आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिमेंशिया। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं किसी भी वजह से, और लंबे समय से आपकी नींद, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है और नींद अच्छी नहीं आती है, नींद पूरी नहीं, तो और विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो ये जो है डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर हैं। ये डिमेंशिया, ऐसे लोगों में डिमेंशिया होने की संभावना ज्यादा होती है। सो डिमेंशिया इज मोर प्रिवलेंट अमंग women, but this may be accounted for their longer life expectancy। इसके बाद आप देखिए कि मैं आपको डायलेरियम को डिफाइन किया गया है, मैंने पहले बताया था साइकेट्री को, मैं इस बात को नहीं ले रहा हूँ। देखिए टाइप्स ऑफ डिमेंशिया को शुरू में ही हम लोगों ने पहले वाले इमेज में देखा था, फिर अलग अलग इसमें होता क्या है इस बात को बताया गया है इस इमेज के माध्यम से। सो अल्जाइमर डिजीज, जिसमें 70 to 80% जो है ये लोगों में अल्जाइमर्स डिजीज वाली डिमेंशिया देखी जाती है अगर डिमेंशिया को क्लासिफाई करें। तो इसमें क्या होता है, एमाइलॉइड प्लेग जम जाता है। ये एक न्यूरॉन है, ब्रेन का न्यूरोनल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, और इस न्यूरोनल स्ट्रक्चर में abnormal deposits of proteins form amyloid plaques and tau, एक tau भी एक प्रकार का प्रोटीन है, tangles throughout the brain। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, ये एमाइलॉइड के और tau प्रोटीन होते हैं, ये
जो है प्लेक के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं और इसकी वजह से नर्व में डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए टाउ टेंगल्स इसमें दिखाया गया है, जो इसकी सेल बॉडी है और जो इसका एक्सोनल पोर्शन उसमें एमाइलाइड प्लेक का डिपोजिशन दिखाया गया है। तो अल्जाइमर्स में ये चेंज देखने को मिलता है। मैं एक बार और दिखाऊं इस तरह के चेंज से क्या होता है अल्जाइमर्स डिजीज में, कि अल्जाइमर्स डिजीज में ब्रेन में कैसे चेंजेस आते हैं। तो ये देखिए, ये राइट साइड में एक नॉर्मल ब्रेन को दिखाया गया है, ये अल्जाइमर्स डिजीज में राइट साइड में नॉर्मल ब्रेन की एनेटमी है। लेकिन लेफ्ट साइड में देखिए क्या हुआ है कि आप पहले राइट साइड में एरियाज भी देखिए, लैंग्वेज का एरिया है, मेमोरी का एरिया है, ये जो है मेमोरी से रिलेटेड पार्ट है ब्रेन का। अब इसमें क्या हुआ, ब्रेन में ये जो प्रोटीन का डिपोजिशन हुआ इसकी वजह से ब्रेन के अंदर डीजनरेशन शुरू हुआ, और जब डीजनरेशन शुरू हुआ तो ब्रेन आप श्रिंक कर गया, और ब्रेन श्रिंक कर गया तो देखिए मेमोरी एरिया जो है लगभग गायब हो गया है। यहाँ पे इस लेवल का श्रिंकेज हो गया, इस लेवल का डिजनरेशन हो गया। लैंग्वेज एरिया में भी आप देखिए कि डिजनरेशन हो गया, लैंग्वेज एरिया भी काफी श्रिंक करके छोटा हो गया है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होना चाहिए न्यूरॉन्स का वो वॉल्यूम नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या हुआ, लैंग्वेज और मेमोरी संबंधित दिक्कत होती है। तो ब्रेन में ऐसे डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, जब इमेजिंग कराएंगे तो उसमें भी ये चेंज देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर जो है अल्जाइमर्स डिजीज के बाद देखिए एक दूसरे तरह का डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, जिसमें एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ फॉर्म ऑफ टाउ, वही सेम टाउ प्रोटीन जो पीछे बात की गई थी। इसके अलावा एक और प्रोटीन है, ये प्रोटीन का एक्यूमुलेशन TDP-43 इनसाइड न्यूरॉन्स इन द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में ये दो तरह के प्रोटीन का डिपोजिशन देखा जाता है, और इसकी वजह से फ्रंटल टेम्पोरल लोब डिजेनरेट हो जाता है, और जिसकी वजह से फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया कहते हैं। तो डिमेंशिया, अब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट इसमें प्रभावित हो रहे हैं, और सिम्टम्स भी डिफरेंट पार्ट, जो पार्ट प्रभावित होंगे उसके अकॉर्डिंगली इसमें सिम्टम्स भी आते हैं। तीसरा है लेवी बॉडी, एक साइंटिस्ट लेवी के नाम पे इसको रखा गया, उन्होंने एक तरह की प्रोटीन की खोज की, और उस प्रोटीन को बोलते हैं साइन्यूक्लिन प्रोटीन। तो अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन का जो एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाता है, मतलब लेवी बॉडी उसको बोलते हैं, लेवी साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो लेवी बॉडीज का डिपोजिशन अगर ब्रेन में हो जाता है, अफेक्ट्स द ब्रेन केमिकल मैसेंजर, तो ये ब्रेन के केमिकल मैसेंजर को प्रभावित कर देता है। यहाँ पे देखिए ये न्यूरॉन में सेल बॉडी एरिया में लेवी बॉडी का डिपोजिशन दिखाया गया है, और इस तरह से ये लेवी बॉडी डिमेंशिया कहलाता है, एक खास तरह के प्रोटीन का डिपोजिशन होना, और ये ब्रेन के केमिकल मैसेंजर को प्रभावित कर देता है। तो मैसेजिंग का जो काम हो रहा है, सिग्नल्स का, सूचनाओं का आना जाना, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है, और इसीलिए सिम्टम्स में देखेंगे तो स्पीच वगैरह के सिम्टम, और उसके अलावा विजुअल स्पाइटल सिम्टम आपने देखा होगा इसमें, कि एक सिम्टम लिखा था कि ये जाना है कहीं और जाने लगते हैं कहीं और, तो वो भी दिक्कत होने लगती है। सो वैस्कुलर डिमेंशिया फोर्थ है। सो कंडीशन सच एज ब्लड क्लॉट्स डिस्टर्ब ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, इसमें वैस्कुलर डिमेंशिया में क्लॉटिंग हो गई, ब्रेन हाई बीपी हुआ या किसी वजह से, तो वो जो है खास तौर से हाई बीपी कारण होता है, इसमें ब्रेन का प्रभावित होता है भाग, और जब वो प्रभावित होता है तो उसके सिम्टम डिमेंशिया के, इसमें भी भूलने जैसे सिम्टम्स आते हैं, और भी सिम्टम्स आते हैं। सो सिम्टम्स डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड, ब्रेन का कौन सा एरिया अफेक्टेड हुआ है उसके आधार पे सिम्टम आता है। अब यहाँ पे सिम्टम का एक लिस्ट है कि जो सिम्टम होता है वो माइल्ड, अगर माइल्ड सिम्टम में क्या होगा, वॉन्डरिंग एंड गेटिंग लॉस्ट, रिपीटिंग क्वेश्चन। तो आप जो है, जो पेशेंट होता है वो क्वेश्चंस कुछ है वो रिपीट करता है, और मॉडरेट होगा तो उसमें होगा प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, और फ्रेंड्स और फैमिली को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है, उसको पहचानने में दिक्कत होने लगती है, और सीवियर में कैन नॉट कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, लोगों से बातचीत करने में, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होता है, वर्ड की कनेक्टिविटी नहीं होती है, फ्रेजेस का बनाना नहीं हो पाता है, ये सब दिक्कत होती है उसको। सो मिड 60s एंड एबव विद सम केसेस इन मिड 30s एंड 60s टू 60s में ये माइल्ड और मॉडरेट टाइप के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। बिहेवियरल इमोशनल सिम्टम्स में डिफिकल्टी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इम्पल्सिव बिहेवियर्स,
इमोशनल फ्लैटेंस आर एक्सेसिव इमोशंस आपको होंगे इसमें। मूवमेंट प्रॉब्लम्स में सेकी हैंड्स, हाथ में कंपन हो सकता है। प्रॉब्लम विद बैलेंस एंड वॉकिंग, चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम में डिफिकल्टी मेकिंग आर अंडरस्टैंडिंग स्पीच, स्पीच को समझने में, है ना, लैंग्वेज बोलने में दिक्कत, है ना, किसी भी सेंटेंस को बनाने में दिक्कत, ये आपको देखने को मिलता है। सो देयर आर सिवरल टाइप्स ऑफ फ्रंटो टेम्पोरल डिसऑर्डर्स, इसमें जो है ज्यादातर इसी फ्रंटो टेम्पोरल में सिम्टम दिखता है। इसके अलावा कॉग्निटिव डिक्लाइन में इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन की दिक्कत होती है, अटेंशन कम हो जाता है, एंड आर स्टे अलर्ट, डिसऑर्गेनाइज्ड आर इलॉजिकल आइडियाज आते हैं इसमें। मूवमेंट प्रॉब्लम्स में मसल्स में रिजिडिटी होती है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, रिड्यूस्ड फेशियल एक्सप्रेशन होता है, एंड स्लीप डिसऑर्डर्स में इंसोम्निया, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, दिन में ज्यादा सोना, एंड विजुअल हेलुसिनेशन होता है। तो जो है ये भ्रम होता है, किसी चीज को देखते हैं तो जो चीज नहीं है उस चीज का भ्रम होता है, वो चीज उसको दिखाई देती है पेशेंट को। फॉरगेटिंग करेंट और पास्ट इवेंट्स, मिसप्लेसिंग आइटम्स, जो कुछ भी है वो मिसप्लेस हो जाता है उनसे, मतलब कि याद ही नहीं रहता इसलिए। एंड ट्रबल फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन, तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन आप उसको दे रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में उसको दिक्कत होती है, वो फॉलो नहीं करता है, आपको लगता है कि वो आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा है पेशेंट। एंड हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स, पुअर जजमेंट हो जाता है, ये सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे काफी डिटेल में एक चीज दी हुई है, तो पैथोलॉजी दी है इसमें, खास तौर से आप देखिए इस पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आए थे ब्रेन में। तो अल्जाइमर्स डिजीज में हमने प्लेग की बात की थी, वेस्कुलर डिमेंशिया में इस्कीमिक चेंजेस या ब्लड प्रेशर की वजह से हैमरेज हो गया तो भी इस्कीमिक चेंजेस आ जाते हैं। और डिमेंशिया विथ लेवी बॉडीज में, इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टेम में, मिड ब्रेन में, ऑल्फैक्टरी बल्ब में, और नियो कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स एरिया है ब्रेन का, उसमें कहीं ना कहीं वहां पे भी लेवी बॉडीज का डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो इस पेशेंट में ब्रेन स्टेम भी प्रभावित है, और ब्रेन स्टेम के करस्पॉन्डेंस पे भी ट्रीटमेंट दिया गया है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने अभी सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया, और पैथोलॉजी के बारे में भी बात की, और पैथोलॉजी के आधार पे हम लोगों ने जो वहां पे चेंजेस देखे ब्रेन के अंदर, आपने देखा कि हैंडबुक 3 कितनी हेल्पफुल है उसमें, उसके माध्यम से हम लोगों ने वहां पे ट्रीटमेंट दिया, और पेशेंट के सिम्टम्स में सिम्टोमेटिकली आप देखेंगे कि कितना रिलीफ उन्होंने बताया। और इसी तरह से आप जो है अन्य डिजीजेस के लिए भी अगर कोई एमआरआई आती है और उसमें सिम्टम्स कुछ भी हो, रिपोर्ट अगर आपकी कुछ बताती है कि रिपोर्ट में कुछ चेंजेस हैं, तो उस रिपोर्ट के आधार पे उसकी मेरिडियन को सर्च करके आप हैंडबुक 3 से एंड अदर हैंडबुक से ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट को इसी प्रकार से लाभ मिलने की संभावना होती है, और हम लोग इसको देख रहे हैं। तो डिमेंशिया जो है एक ब्रॉड टर्म है, और अनेक डिजीजेज में ये ब्रेन के अनेक तरह के न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 तरह के बेसिकली क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देखा, जिसमें सबसे प्रमुखता से अल्जाइमर्स डिजीज को लिया गया कि उसमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग कुछ इसी तरह के विषय के साथ। सभी को नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी। डिमेंशिया के विषय में आपने आज सभी सुना और सीखा, किस तरह कितनी गंभीर रोग है, कितना स्लोली इंटर करती, और ब्रेन किस तरह अफेक्टेड होता है डिमेंशिया में। तो अभी क्वेरी सेशन आपका प्रारंभ होता है, आप हैंड रेज कर सकते हैं सिस्टम में, और आदरणीय अग्रवाल सर से हाँ, आगे के सेशन अनिल जी जी शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। जी। तो आप लोग इस सिस्टम में जाके हैंड रेज करें और अपना संक्षिप्त परिचय, आप कहाँ से बोल रहे हैं और कितना आपने पढ़ा है, ये परिचय देते हुए और संक्षिप्त में सवाल पूछें, प्रिसाइज क्वेश्चन जिसमें क्लियर भी हो जाए और लंबा भी ना हो। और ये भी ध्यान रखें कि प्रति व्यक्ति एक सवाल पूछे तो सबका नंबर आए। और डॉक्टर सुधांशु शेखर यादव जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ सुधांशु जी पूछिए।
हाँ बोलिए सुधांशु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुधांशु जी। वो मैं बधाई आप देना, हाँ आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। हाँ सर, पहले तो मैं वो वाइडम सिक्स के कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ सर। इससे बहुत मतलब जानकारी मिली हम लोगों को, और जो है उससे बहुत अच्छा लग रहा है, उसको पढ़ के जो है अच्छा करने में लग रहा है। एक मेरी क्वेरी थी, मैंने उसमें पूछना चाह रहा था, उसी दिन मेरा जो है बात नहीं हो पाई जो है। उसमें सेंसेशन का एक वो हुआ था, बात हुई थी, जिसमें राइट इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का जो है मेल और फीमेल का जो बताया गया था, उसमें मेल और फीमेल का जो है, अगर फीमेल चेक करेगी तो उसका अलग साउथ पोल नॉर्थ पोल होगा, और मेल का जो है अलग साउथ नॉर्थ पोल होगा, यही ना? हेलो। हाँ। साउथ और नॉर्थ पोल का जो मेल फीमेल का इंडेक्स इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का राइट का होगा, उसमें हम्म। अगर आप मेल का चेक करेंगे या फीमेल मेल का चेक करेंगे, क्या उसका उल्टा होगा या फिर नहीं, फीमेल का उल्टा हो। देखिए, मेल उल्टा का होगा? इंडेक्स फिंगर टोनिफिकेशन यानी हाँ, नॉर्थ, और मिडिल फिंगर सेडेशन जैसे हम यानी किसी मेल का चेक कर रहे हैं सर, राइट तो साइड। हमारा इंडेक्स फिंगर जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा, टोनिफिकेशन। अगर कोई फीमेल मेल का चेक करेंगे तो उसका तो उल्टा होगा फिर तो। नहीं नहीं, मेल का करेंगे तो उल्टा नहीं होगा। आपने अगर किसी मेल का इंडेक्स फिंगर से किया और उस पर सेंसिटिविटी आ रही है, तो ये समझ में आना चाहिए कि नॉर्थ पोल और सेंसिटिव है। और टोनिफिकेशन यानी जिस पॉइंट पे आप मैग्नेट रखेंगे ऊपर व्हाइट दिखना चाहिए। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। आपके कोऑर्डिनेटर कौन है? सर मैं ऑनलाइन ही कोर्स ज्वाइन किया हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा। नहीं, अगर क्लियर ना हुआ हो तो हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा एक बार क्लियर हो जाएगा, अभ्यास करिए, फिर दिक्कत होगी तो बताइए। हाँ, ठीक है सर, वो तो हम कोई होगा तो मैं पूछ लूंगा। अब कुछ क्वेरी थी तो ठीक है सर। अगर एक अगर वेडनेसडे क्लास में एक केस इसके अगर स्कॉलियोसिस की डिस्कस किया जाए तो सर बेनिफिशियल है। होगा। स्कॉलियोसिस का। हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। हाँ सर, कभी हो तो वो सर अच्छा रहेगा। नहीं, दो होगा पेशेंट हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। नेक्स्ट मृदुला नंबर सक्सेना। आएगा, स्कोरियोसिस का भी नंबर आएगा सुधांशु जी। ठीक। हाँ बिल्कुल सर। आएगा। सर नेक्स्ट। मैं मृदुला सक्सेना बोल रही हूँ, महावीर इंटरनेशनल एक्यूप्रेशर सेंटर नोएडा से। सर हाँ आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही। सर मुझे सर मेरा मुझे नंबर आ गया। हेलो हाँ हाँ। सर, मुझे ये पूछना है, जैसे कि राइट लेग में हिप जॉइंट के लिए तो आप 1/5 RLBM लगाते हैं, नी के लिए 4/5, तो एंकल के लिए क्या लगाएंगे? फिफ्थ एक, वर्टिकल पे लगाएंगे या नहीं, सुनिए कैसे? सुनिए सुनिए। जी, राइट लेग, एंकल की बात कर रहे हैं कि लेफ्ट की? नहीं राइट की कर रही हूँ, लेफ्ट में तो आ जाएगा। हाँ, तो देखिए, राइट का 5 अपॉन आपके, जैसे आपको, देखिए, 1 5/1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। आपका जी प्रश्न सही है कि 5/5 होगा तो क्या होगा। जी वो 5 जो है, इसको जी। आप स्पाइरल में ले लीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। और एक चीज और पूछनी थी, ये अभी हमने एक दफे सड़क पे एक देखा, लेडी बिल्कुल आगे की तरफ बेंड हो रही थी, तो इस केस में इन एनर्जी एक्सेस होती है कि यांग एनर्जी एक्सेस होती है? देखिए, ऐसा है कि पूरा कॉम्बिनेशन, लेडी की एज क्या रही होगी?
सीनियर सिटीजन लग रही थी, मगर बिल्कुल हाफ बैंड थी, ऐसे झुक के चल रही थी एकदम। अब आप देखिए, जो सीनियर सिटीजन हैं जी उनकी आप एनर्जी समझ ही सकते हैं कि बिल्कुल इन एनर्जी डिफिशिएंट होती है। यंग का तो प्रश्न नहीं, वो भी जी, डिफिशिएंट है। इन डेफिशिएंट है ना। नेक्स्ट। थैंक यू सर। हाँ, रोशन लाल जी अनम्यूट कर लीजिएगा। सर नमस्कार, रोशनला गंगवानी दिल्ली से। हाँ थर्ड बोलिए। सेमेस्टर कंप्लीट है सर। एक पीसीओडी और एक पीसीओएस का डिफरेंस समझना चाहता था मैं। मेरे पास एक 24 साल की एक पेशेंट है जिसके फेस पे बाल आ गए हैं। सर्वाइकल केस से आई थी वो मेरे पास। बट ये ट्रबल उसके साथ में, वो डिप्रेशन केस है। तो डिप्रेशन का तो मैं कर रहा हूँ साथ में, उसके रिजल्ट भी अच्छे 2 दिन में बड़े अच्छे मिल गए मेरे को। बस सर जरा ये पीसीओडी और पीसीओएस, इसका थोड़ा सा डिफरेंस अगर बता पाए सर, बड़ी मेहरबानी। और साथ में इसका जो फेस पे बाल आ रहे हैं, क्या ये पीसीओएस है क्या? देखिए, पीसीओडी एक तरीके से आपके ऐसी फिजिकल डिजीज है जो जी कि 90% गायनिक डिसऑर्डर में पीसीओडी होता है। ठीक है सर। और ये जो सेकंड है, इसमें आप ये देखेंगे कि बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं, और खास तौर से जो हमारे अनवांटेड हेयर्स हैं जी उसकी स्टडी की जाती है कि कहाँ पे। देखिए, हेड पे हेयर की ग्रोथ प्रॉपर हो, बहुत अच्छी हो, इससे बेहतर कोई चीज नहीं। जी लेकिन फीमेल को चेस्ट पे हो, ये ठीक नहीं है। जी सर। या आपके एक्जिला में गायब हो, ये ठीक नहीं है। जी सर। और साथ में ग्रोइन रीजन में गायब हो, ये भी ठीक नहीं। राइट सर। तो ये एक उन बीमारियों की तरफ इंडिकेट करता है जो एक तरीके से कैरिड कैरियर डिजीज। जी और ये कैरियर डिजीज तरीके से गंभीरता की श्रेणी में। हाँ सर, पीरियड भी इनको 2-2 महीने बाद हो रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो बिगनिंग लेवल्स। जी अच्छा देखिए, पीसीओडी और पीसीओ एस। पीसीओएस में, जी दोनों में जो बहुत बड़ा अंतर है कि पीसीओएस जो है वो ओवरीज है, जी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जी और ये विशुद्ध हार्मोनल डिसफंक्शन को इंडिकेट करते हैं। ओके और इसके लिए चूंकि इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं कि हेयर डायग्नोसिस करते हैं। ओके। और दूसरी बात है, तो इस वजह से इसके कॉज जो है, हम जो समझते हैं कि जो जेनेटिक कहते हैं, हम इसको जेनेटिक न मान के कैरियर डिजीज, ओके ये एक्यूथेरेपी से मैनेज करें। जी ठीक है सर। पीसीओडी तो देखिए कोई खास बात नहीं है, आज के समय में सर्जरी है और तरीके के हैं, और एक्यूथेरेपी से लंबे समय तक ट्रीटमेंट करने पे। जी सर। नेक्स्ट। सर ये जो इनके बालों की ग्रोथ है उसको कुछ रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो बताएंगे सर जरा प्लीज। हाँ, नोट कीजिए। जी सर। कई तरीके से आप कर सकते हैं। जी एक तो है राइट, नहीं, लेफ्ट जी मिडिल फिंगर जी 9th स्पायरल, और जी राइट मिडिल फिंगर 0 स्पायरल में 10 पॉइंट्स। ठीक है सर। नॉर्मल फ्लो। हाँ। ठीक है सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट। सीमांत यादव जी। सर नमस्कार।
हेलो हाँ नमस्कार। सर, मेरा नाम JS यादव है, बेटे के उससे बात कर रहा हूँ। मेरी एज है 67 ईयर्स। मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी मेरे को 2023 में प्रोस्टेट किडनी हुआ था। प्रोस्टेट की 2000 साइज थी 23 में सर। 2023 में क्या हुआ? प्रोस्टेट अच्छा प्रोस्टेट प्रोस्टेट में उसकी साइज थी 21.2, लेकिन वही अगर इस साल कराया हूँ तो 26 हो गया सर। हम्म, प्रॉब्लम वही है सर कि फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। दिन में कम से कम हर घंटे में जाना पड़ता है, रात को तो दो दो या 3 बार ही जाना पड़ता है, ज्यादा नहीं जाना पड़ता है। और कभी कभी सम टाइम्स जैसे पेशाब लग गई मेरे को तो हल्का सा बर्निंग सेंसेशन होता है टिप पे, पेनिस की टिप पे। और कॉन्स्टिपेशन भी है, सर्वाइकल भी है, राइट नंबर की हल्की सी प्रॉब्लम भी है। अभी कुछ दिन 2-4 दिनों से सर हमारे चारों उंगलियों में ना ज्वाइंटों में हल्का हल्का पेन आने लगा। किसी किसी कभी किसी में होता है, कभी किसी में होता है। अभी पीछे मैंने ट्रीटमेंट लिया था संगीता बर्मन बर्मन जी से, जो फरीदाबाद में है। उन्होंने मेरे को दिया, कॉन्स्टिपेशन भी मेरे को रहता है तो उन्होंने वही LISI 012 और 012 सीडेट टोन किया था। UB1 उन्होंने टोन किया था, GB1 सीडेट किया था। SK फैट फाइबर किडनी 2 सीडेट किया। बोथ स्मॉल फिंगर बाथ ज्वाइंट 245 सीटेड 378 टोन किया था सर। और एक और किया था चैनल हैंड 2 में 0 को टोन किया था। 5-6 महीने किया सर, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे को रिलीफ नहीं मिला। देखिए ये यादव जी, आपकी क्या एज एज है? एज क्या है? 67 सर। आपका जब से शुरू हुआ है तो पहले जब आपने शुरू किया तो उस समय वेट कितना था? वेट वेट कितना था प्रोस्टेट इसका का? प्रोस्टेट का जब शुरू किया था 21.2 था सर। और अब कितना है? 26। हाँ तो देखिए ये नॉमिनल, क्योंकि एजिंग में ये कोई हाइपरप्लेजिया कोई खास बात नहीं है। आप ठीक है इसको, नहीं कोई खास बात नहीं है। और जी। ये जरूर ध्यान, साल में एक बार PSA जरूर चेक कर लें। जब PSA सर कराया था, पहली बार भी कराया था 0.68 आया था, अभी कराया था तो 0.8 आया था। PSA ठीक है सर। अब आप इसके लिए पैनिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि एक है जो बर्निंग होने लगती है ना मेरे को, हाँ हाँ ये आपने कहा है। और ये जो बर्निंग, नहीं बर्निंग को जो है, जी ये अक्सर बर्निंग होती है या कभी कभी होती है? कभी कभी होती है सर। जैसे महीने 2 महीने के बाद हल्का सा टिप पे, पेनिस के टिप पे बर्निंग हो जाती है। पेशाब आई मेरे को तो बर्निंग होती है। पूरे पेशाब करते समय बर्निंग नहीं होती है, सिर्फ टिप पर बर्निंग लगती है, मेरे देखिए हम इरिटेशन टाइप का लगता है। आपको बता दें जी कि आपने बहुत सी चीजें बताई कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जी जी कमर जी के है, तो ये न्यूरो प्रॉब्लम होती है। जी और जब ऑफ एंड ऑन कनेक्टिविटी, तो आप जब इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा है, जी 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 ये मेंटेनेबल है, और नहीं तो बहुत तकलीफें कर देती है। ठीक है अब सर। आप नोट कर लीजिए, जी लीवर, पैंक्रियाज और स्प्लीन 1-2 सिरेट। ठीक है, लीवर पेंक्रियाज स्प्लीन हाँ, 1-2 सीडेट। लेफ्ट 1-2 सिरेट। जी और दूसरा ट्रीटमेंट आपको देना होगा राइट, नहीं टो जी। नंबर 0 हेड अलाइनमेंट, और टो नंबर 0 में 0102 और मैं RFM। वो मैं दोनों दोनों दे रहा हूँ सर, अभी क्लास आप लेने सुन के लीजिए, बाद। जब नहीं दे लीजिए, जी बाकी जी आप इसको, और NCH 7-8 टो में जी। 1245 सिडेट, वन थ्री टू सिक्स फोर फाइव सीडेट और थ्री थ्री सिक्स सेवन टोन 3-6-7 टोन। हाँ, और जी NCH 3-4 टो में भी सेम ट्रीटमेंट देगा। ओके सर। दो और वाले में सर, दो वाले में ना आप, सर। हाँ टो में। और जी देखिए बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। जी जी और हर 3 महीने में, 1 महीने में जरूर देखिए। जब PSA आपका बिल्कुल नॉर्मल है जी जी तो जी। ये नथिंग टू बॉदर। ओके। ये वाला सर मैं जो दे रहा था, SK फैट फाइबर किडनी 2 सीडेट अभी करता आप हूँ। देखिए, ऐसा है कि हमारी कोशिश ये है कि थोड़े थोड़े पॉइंट से जी जी हम जी। लोग मीट करें। वो आप तो ये तो मैं लगा के सर पैरों में रखा रहता हूँ, ऐसे ही पड़ा रहता बस देखिए, आप थेरेपिस्ट हैं तो आपका अनुभव बिल्कुल हम शेयर भी करेंगे। और बुद्ध की क्लास हो, और YNM आपने ज्वाइन किया था?
ना जी किया है, बिल्कुल किया, अभी लेटेस्ट वाला भी किया, पहले वाला भी हाँ, किया। तो आपको फिर बाद में हम लोग बिल्कुल ही कुछ ऐसे कम पॉइंट कर देंगे। जी पहले जी, आप इसको जरा से, जैसे होता है ना कि शुरू ठीक में है ये सर, देखने के लिए कि पॉइंट का बिहेवियर कैसा है। आज मैं शुरू करता हूँ सर। ठीक। थैंक यू सर। और जो मैडम संगीता जी ने दिया है वो कहीं संगीता जी, नहीं नहीं मैं उनके पुल के पास गया था सर, डायरेक्ट गया था उनके पास मेरी बात जाए, लेकिन सुनिए, वो जो दिया है उन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है, अच्छा जी है। जी लेकिन सवाल इस बात का है कि धीरे धीरे थेरेपी का जैसे जैसे ग्रो कर रही है तो जी जी अंडरस्टैंडिंग जी सालों सर, में। बेसिकली अब मेरे घर से उनका डिस्टेंस दूर है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता आना जाना, नहीं बता नहीं दिया आप तो। नहीं नहीं आप मत जाइए ऑनलाइन पे, या तो उनको कांटेक्ट कीजिए या हम लोग कीजिए। नहीं, आप क्या ही कर लेंगे सर, अब तो जब ऑनलाइन हाँ ही कर। सुनिए, हेल्प एंड हेल्प में जो है किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके। नो प्रॉब्लम सर, रियली सर, कोई डाउट नहीं। अच्छा, नेक्स्ट। थैंक यू सर। हाँ, शाह जी, हाँ, सुचित शाह जी अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रणाम सर, मैं सूरत से सुचित बोल रहा हूँ। सेकंड सेम में अभी मैंने एनरोल किया है। अभी कल जो वाईएनएम में परसों बताया था सबने कि जेंट्स की नॉट राइट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल है, और अगर जेंट्स की नॉर्थ पोल इंडेक्स फिंगर है, उससे लेडीज की साउथ पोल इंडेक्स साउथ पोल मिडल फिंगर, लेफ्ट मिडल फिंगर, उसको चेक करे और नहीं सेंसिस आते देखिए हैं। आप, नहीं, कहीं से भ्रम है। किसी की भी कोई फिंगर हो, जो चेक करने वाले हैं उसका मेल है तो लेफ्ट, मेल है तो राइट आई एफ जो है नॉर्थ पोलर है, और मिडिल फिंगर जो है वो साउथ पोलर है। ये नॉर्थ पोलर ये किसी ने अपनी आवाज रीडिंग सर, ऑडियंस को आवाज। हाँ, मेरी बात सुन रहे हैं ना सुचित जी? हेलो सुचित जी, आप अपना, हाँ, हाँ हाँ सर, जो आदमी चेक कर रहा है, चाहे जिसका चेक कर रहा है मेल है या फीमेल है, उससे कोई मतलब नहीं। चेक करने वाले को का मूड है। अगर मान लीजिए आप मेल है, मेल का करें या फीमेल का, आपकी राइट इंडेक्स फिंगर जिस पॉइंट पे मेल या फीमेल का होगा वो टोनिफिकेशन या नॉर्थ पोल को इंडिकेट, और मिडिल फिंगर की टिप जिस पे करेगी वो साउथ। इज इट क्लियर? कहने का मतलब सर, सामने वाले का नॉर्थ हो या साउथ हो, चेक करने वाले का अगर नॉर्थ है, उससे सेंसेशन आता है तो नॉर्थ पोल ही गिनती होता है, बराबर? ऐसा है, मेरा कहने का मतलब ये है, बिल्कुल सही है कि आप जो चेक कर रहा है उसको उसको देना है, और जिसके आप चेक करके दे रहे हैं उसके पॉइंट को आपने टोनिफिकेशन या पोजीशन ये देना। ये बात क्लियर हो पा रही है? नहीं नहीं नहीं, अभी भी सर कंफ्यूजन है, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी अभी बात आप मेरा पहले नॉर्थ पोल सुनिए। है, मेरा सर नॉर्थ पोल है, सामने वाले का साउथ पोल, जो भी लेडीज हो जेंट्स हो साउथ पोल है। नहीं, साउथ को अगर भूल जाइए, नहीं नहीं, साउथ को जो सामने वाले का भूल जाइए कि लेफ्ट है कि राइट है, उससे सोचिए मत। हम्म, जिस पॉइंट को आपने टच किया, हाँ, अगर इंडेक्स फिंगर से टच कर रहे हैं, सेंसिटिविटी है, तो उस पॉइंट को आपको टोनिफिकेशन करना है, इतना नहीं ओके स्पेशल। ओके ओके क्लियर ओके हुआ? ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अनिल जी। हाँ, नंदिनी बुंडाले जी। हाँ, नंदिनी जी। Sir, हेलो। namaskar. Am I हाँ audible, sir? हाँ, पूछिए। नमस्कार। I want to give one feedback and ask one question. The feedback is this lady was having a headache for 8 days continuously, and this lady is herself is gynecologist, and she was working for WHO for 30 years. She was in Switzerland, and when she could not manage her headache, she approached me, and I want to
very, I used only YNM points, UB, GB, and ST 0 sedate on legs, and NDAD, CI, TW 0 tone. And with these 2 points, and of course for sleep, I used 7 sedate and 8 tone. So with these points, her headache is completely gone. So that YNM feedback I wanted to give you, sir. It Thank is you. fantastic. Thank you. Yeah. And the second thing is this, currently the case which was discussed about dementia, where this triplet, that is FAB and FIB, FAT and SK was sedated. So in which conditions we use this triplet and sedate it? I mean, is it for skin related or peritoneum related, or just that concept I want to know, sir? Yes, yes, yes. It is a very big concept, and we will focus at length sometime. Just I put a few questions to you. If there is Okay. any, there are 2 types of the tissue: hard tissue and soft tissue. Hard tissue is mainly bone related, and in Ayurvedic concept, it is not only 360 bones all over the body. But we have to work on the soft tissue. There is a uterus, endometrium, myometrium, and perimetrium. These are very soft tissue. If there is any growth, is it not the fiber? Yes. And clubbing of the fiber makes the skin. Skin. Yes. And Now, adhesiveness. Yes. we should not be confused with the nomenclature. And Yeah. in between these two, there is some packing material which we call the fat. Fat. Yeah. And these are very micro filament type fibers and the skin and all that. You see, we find some nodes in the axilla. This is sometimes these become very culprit and very harmful. And the growth in the nodular growth anywhere, inside and outside. You see, if there is some big nodes, fibroids inside the inner wall of the uterus. And sometimes it may be very small structure. This is ovary. There is a growth. So we will take up that. These fibers and filaments, when clubbed together and growing, the speed of the growth is very fast and not to be controlled. This becomes the degenerative, and in future, it may become degenerative and cancerous. So most of the doctors, they prefer that it should be removed. But how we should understand? If the endometrial wall thickness, it means that the tissue is involved. Fibroid is some extra outward element and need not to bother. So if the endometrial wall thickness is more than 8, 10, 12, 20, it means that it is somewhat advanced stage. But in your therapy, it should be managed. Fibroid is the secondary, and the tissue is important. And so in inflammation also it will work? For inflammation also this will work? This triplet? We should understand what is the inflammation. हमने इस पे बड़ी वाइनम के उसमें चर्चा की कि inflammatory conditions जो हैं एसिडिक है बेसिकली, लेकिन अगर ग्रोथ होके कहीं नर्व को टच कर लेंगे तो इन्फ्लेमेशन है. दैट इन्फ्लेमेशन इज सेकेंडरी. वी हैव टू ट्रीट द
No. alkaline nature of that tissue. So 145 sedate, 368 tone. As soon as the fibroid or the wall thickness reduces, it would not touch the nerve and inflammation will be subsided. And wherever this growth touches and connectivity of the uterus is the lumbosacral, and it radiates from hip joint to the legs, all the joints of the legs. Most of the people, they confuse and they think that it is sciatica. Maybe, truly speaking, nerve is involved. But the culprit is the alkaline atmosphere of the pelvic region. What I mean to stress it. It will take pretty long time. In some YNM course, we will go for and we will determine what is the ratio of this fiber and fat and skin. I put up a simple another question that the many or the cluster of the fibers of the spinal cord, they make together the cord, and it has the biggest storehouse of the power supply. So then there is a compression on the, it means that the fiber, skin, and the fat of the spinal cord, thecal sac, there are so many terminology. So I can say in nut and shell, fat and fiber and skin, these are 2-3 meridians, predominantly neuromeridians. Neuromeridians. Okay. The status of these three is multidimensional. Wherever the neuro comes in, it means that it controls the plasma, blood, ras, rakt, mans, med, asti, and then bone marrow. Meaning thereby, it is controller of all the preceding. So it is a big, our team has, our research team has focused upon field, and the very good question you have put up. So we have to decide and determine the status of all other tissue meridian. ये डॉक्टर वॉल ने टिश्यू मेरिडियन दी, लेकिन उसका कोई प्रोटोकॉल, और बहुत से पॉइंट दिए, लेकिन उसके पीछे एक सारी चीजें थी, लेकिन एप्लीकेशन अप्लाइड पार्ट ये केमका जी से शुरू हुआ, और अब रिसर्च ने इसे बहुत दूर तक ले जाने का प्रयास किया. नेक्स्ट. थैंक यू सर. संगीता जी. हाँ संगीता जी अनम्यूट कर लीजिए. नमस्ते सर, मैं संगीता बोल रही हूँ दिल्ली से. 6 सेमेस्टर किया है सर. मैं पूछना चाह रही थी, जैसे जो आज जो डिमेंशिया के बारे में बता रहे थे, तो सर मतलब मुझको भी और मतलब जैसे अब मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में या बात हुई है, तो सबसे ज्यादातर जो मतलब मेरी फ्रेंड्स है वो भी यही कहती है कि जैसे मान लीजिए हम किचन में काम कर रहे हैं और कुछ कमरे में से लेने जाना है या फ्रिज में से लेने जाना है, तो वो भूल जाते हैं कि क्या लेने जाना है, नहीं याद आता बिल्कुल भी. वापस वहीं आना पड़ता है जहां जहां पर आप खड़े थे, वहां याद आता है कि अच्छा ये लेने गए थे, देन अगेन जाना पड़ता है. मैडम 90% इन एजिंग एवरीबॉडी फील्स सो, और ये लीकेज कहलाता है कि इम्पल्स लीक कर गया फिर रिकवर कर जाता है. डिमेंशिया, अगर आप हर आदमी अपने को डिमेंशिया का पेशेंट समझेगा तो मालूम चला कि फिर जीना मुश्किल हो जाएगा. फॉरगेट दैट. और देखिए मैसेज क्या है जी. अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस इरिवर्सिबल है, मॉडर्न साइंस कहती है कि कुछ नहीं हो सकता, जिसके आप सब जब जुड़ के प्रभात जी बता रहे थे, पेशेंट से ज्यादा खुशी आप सबको नजर आ रही थी कि नहीं? बिल्कुल सर. ये आप लोग देखें कि आपको इस बुद्ध की क्लास में
ऐसे अनडिफाइंड रोगों का। और आपको ये लगता है कि अगर आपके परिवार में या आपके एजिंग पर्सन्स को, सीनियर सिटीजन्स को, या बच्चों को, या फ्रेंड सर्कल में कुछ होगा तो हम खड़े हैं ना। नहीं सर, वो तो पता है सर। ये मतलब बड़ा मतलब मैसेज ये है। नहीं नहीं, शायद ऐसा मुझे है, है, पर लेकिन काफी नहीं नहीं लोगों से पता चला कि उन सबको भी सेम प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ये देखिए 90% लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि लीक कर जाना। जी। लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी वो आपका जो है फाइबर में छेद हो गया और मालूम चला कि पूरी की पूरी गायब हो। अब वो तो देखिए देवाशीष जी क्या कर रहे थे, हर चीज को अपनी वाइफ से पूछ रहे थे, भाई क्या है, कैसे है, जी कौन सर। है, वो गोपाल कौन था, हम हाँ जी। कैसे नहीं उठ पाते थे, क्या नहीं थे। उनकी वाइफ ने कहा कि हम उनको लॉक एंड की नहीं देते थे, क्योंकि हाँ जी। पता नहीं क्या हुआ, लॉक अंदर से बंद कर लिया तो क्या होगा, या बंद कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हाँ उन्हें जी समझ सर। में नहीं आता। तो ये आपको दोनों हमारे साथियों ने जो बताया कि हेल्थ ऑफ द ब्रेन, व्हाइट जी। मैटर और ग्रे मैटर। देखिए पैरालिसिस के केस में डिमेंशिया डिमेंशिया तो लेस देन 1% है। जी। आपने कितने आपके आसपास डिमेंशिया के देखिए, आपने मेंटल वेलनेस के केस देखे, पैरालिसिस के केस देखे, पैरालिसिस के देखे, उसमें लोग परेशान तो बहुत होते हैं। और हाँ आपकी जी। थेरेपी में जहां परेशान है और जिसका कहीं इलाज नहीं, वहां से शुरुआत। लेकिन हम इस अहंकार को कि जो हमने किया वो कोई नहीं कर सकता, ये थेरेपी जी आपको कभी भी स्पेयर नहीं करेगी। सर। और सर एक चीज और पूछनी थी कि जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी का नाम लेना है या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड, जैसे आप बातचीत करते करते वो वर्ड ध्यान ही नहीं आता कि क्या मतलब हमें क्या बोलना है। मतलब जानते हैं, सब कुछ करते हैं, बट दैट पर्टिकुलर मोमेंट नहीं याद आता, बाद में याद आता है कि हमें ये बोल, मतलब ये शब्द आप इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, आ तो जाता है ना। हाँ, आ जाता है बाद में। मतलब जब आप बात कर रहे हैं, जैसे सर किसी का नाम लेना है, मान लीजिए अच्छा, आप आ, ये बताइए, आपके जी। मोबाइल में डेटा उतना ही स्टोर होगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी हाँ जी। आगे से। अब आपने इतनी चीजें 50 साल की उम्र में इतनी स्टोर कर ली, इतनी स्टोर कर ली, तो लीक करेगी। ओके सर। तो सर इसके लिए कुछ बता दीजिए, क्या क्या लगा सकते हैं। वायुन में रोज सवेरे 5 बजे जब भी आप उठें, तो जी। सारी आंख की मेरिडियन पे 5 जी। मिनट आप करेला चलाएं। जी सर। ओके फिर सर। देखेंगे कि आपको मेंटेनेंस कितना बेहतर होता है आपके एनर्जी। ओके सर। जरूर सर। फिर मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगी सर। नमस्ते सर। नेक्स्ट। हाँ सीमा जी। हेलो। सीमा हाँ जी कुछ। नमस्ते सर, मैं कोलकाता से 4th सेमेस्टर कंप्लीट किया और वाईएनएम अभी 6 भी किया सर। सर मुझे जो सर्वाइकल हो रही है ना, मैं जैसे बोथ इंडेक्स फिंगर में लगा रही हूँ 2 4 5 6 3 6 7 टोन। और सर वो मंडे को शर्मा सर से पूछा था, तो उन्होंने मुझे वो ये टो एनसीएस 3 4 में भी बोला था सर सेम। तो उससे मेरे जैसे पैरों में तो थोड़ी सर स्ट्रेंथ आई है, लेकिन मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना तो फिर से मेरा माथा में यहाँ पे दर्द होने लगता है, यहाँ भारी पनाने लगता है। रात में सो के उठती हूँ तो फिर एकदम सुबह एकदम ठीक रहता है, पॉइंट सब लगे रहते हैं, पॉइंट उतारने के बाद फिर से वो सर शुरू हो जाती है। आपने कोई जांच कराई है स्पाइन की? स्पाइन की सर वो मेरी 1.5 साल 2 साल पहले हुई थी, C4 C5 में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं, इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। पूरी रिपोर्ट आप, इम्प्रेशन हो आपके सामने पढ़िए, नहीं तो हेल्प एंड हेल्थ में पूरा देके और पूरा ट्रीटमेंट आप लीजिए। और आपको ये क्या एज है आपकी? 49 है सर। कितने सालों से प्रॉब्लम है? फ्रोजन सोल्जर तो मुझे 2018 से ही है सर। तो उसके बाद जब से मैं ये जैसे अभी अभी क्लासेस कर रही हूँ, तो उसके बाद ट्रीटमेंट करती हूँ, ठीक हो जाता है, फिर वापस हो जाता है। तो अभी ये क्या सोल्जर फ्रोजन सोल्जर से आके फिर इधर आ गया है। तो अभी फ्रोजन सोल्जर हुआ तो फिर मैंने LI4 और SC38 मैंने बड़े मैग्नेट से सीटेट किया, तो वो ठीक हो जाता है, तो सर यहाँ ट्रांसफर हो जाता है फिर। ये मैंने काफी दिनों से मुझे, और मैं एस्थमेटिक भी हूँ सर, लंग्स का प्रॉब्लम भी है मुझे। मैं पॉइंट तो आपके बताए हुए लगा रही हूँ सर। देखिए ऐसा है, जी एक सर। बार हेल्प एंड हेल्थ में आप अपना केस पुटअप कीजिए।
आपको सभी चीज, देखिए न्यूरो की प्रॉब्लम में हाँ अप एंड सर डाउन, एक हम्म। मिनट, अप एंड डाउन और बहुत सर होता मुझे क्या मेनोपॉज में ना थोड़ा भी डिप्रेशन भी हो रहा है, तो मैं हेल्पलाइन में सारी रिपोर्ट आपको भेजती हूँ सर। ओके है। ठीक, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर। हाँ, प्रीति साहू जी। नमस्ते सर, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं काफी समय से कर रही हूँ सर। और मैंने आपसे 15 दिन हो गया है सर। मैंने पैर में सूजन था, एक लेडी को, 72 ईयर ओल्ड है। तो उनके लेफ्ट लेग की स्वेलिंग तो चली गई है। आपने सर हेड अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट बताया था, और टोन नंबर 0 पर RLVM में 01 और 02 पे 145 सीडेट और 368 टोन बताया था। एनसीएस टो 78 पे बताया था 1245 सीडेट 367 8 टोन। तो सर स्वेलिंग कम तो हो रही है, पर लेफ्ट में, राइट में एज इट इज बनी हुई है। हेलो। हाँ, राइट आई एफ 9 cortical opposite floor 10 points। राइट IF 9 cortical opposite floor 10 points। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। हाँ, कुसुम जी। हेलो, प्रणाम सर। नमस्कार। सर किसी को सांप काट ले तो उसके लिए सर क्या किया है इसमें, एक प्रेशर में? देखिए, जी एनसीएस जी NCH 7-8 जी फिंगर एंड टो, जी। फिंगर एंड टो अच्छा 2479 sedate 36 जी 368 टोन 0 टोन। जी। जिससे सर उस समय घबराहट होने लगती है, और उसको बहुत, जैसे कोई भी, चाहे पॉइजनस हो या नॉन पॉइजनस हो, उसमें किसी में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है सर? हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। टंडन जी। मैं टंडन बोल रहा हूँ कलकत्ता से। मैं जानना चाहता था कि एक पेशेंट है, उसको एक्सेसिव स्वेट होता है, ओवरवेट है, सुनिए, 45 साल का। पहले ये बताइए आपने क्या कोर्स किया, हम अगर मैंने ट्रीटमेंट बेसिक कोर्स किया है आपका आयुर्वेदिक का, और चाइनीज वाला 10 साल पहले। आप बताइए। एक्सेसिव स्वेट है, आता है, 100 मीटर भी नहीं चलता है पेशेंट, बोलता है कि बहुत स्वेटिंग होती है उसको, लिखिए, ओवरवेट भी है। LU जी LU1H1 sedate। ओके, थैंक यू। हाँ, विभूति जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए। सर मैंने YNM की 5 क्लासेस ली, 6 क्लासेस ली हुई हैं, और बेसिक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का भी है नॉलेज। और सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने जैसे इस बार बताया कि एसिडिक एंड एल्कलाइन बॉडी के लिए जो पॉइंट्स बताए, सर मैंने हस्बैंड के लगाया था एसिडिक का। तो सर उनका जो जैसे थोड़ा बहुत नी पेन था, जॉइंट पेन था, वो चला गया, लेकिन सर उनकी बॉडी एकदम डाउन, मतलब जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं। एक दिन लगा के फिर मैंने गैप कर दिया, उस दिन बॉडी एनर्जी ठीक थी। नेक्स्ट डे फिर लगाया तो फिर बॉडी एनर्जी डाउन चली गई। सर ये क्या मीन्स, बॉडी में से एसिड निकल रहा है तो उसके सिम्टम है, या उनको सूट नहीं कर रहा? देखिए, ऐसा है, हेड अलाइनमेंट के साथ करिए। सर हेड अलाइनमेंट तो सर मैं उनके लगभग 1 डेढ़ महीने से लगा रही हूँ। उनको ये देखिए कि एसिडिक उनका नेचर क्या है, उनकी प्रॉब्लम कितने साल से है,
तो वो जितने काफी पुरानी है। नहीं सिम्टम्स दिए गए हैं जी उससे आप मैच करिए जी कि ये एसिडिक है कि अल्कलाइन। सर, सिम्टम ऑलमोस्ट एसिडिक से ही मैच कर रहे थे, तो फिर मैंने एक बार तो उसको छोड़ दिया, या फिर 2-3 दिन बाद फिर से ट्राई करके देख लूंगी। एंड सर, सीबी और जीवी के ऊपर हम कलर्स भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ मैग्नेट्स ही लगा सकते हैं वाईएनएम के? कलर हर जगह यूज कर सकते हैं। सर, जैसे बच्चों के लिए हमें प्रोटोकॉल दिया गया था कि 0, 1, 2 फॉर हाइट, तो बच्चे सर कलर्स ही मतलब प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए आप कलर बता देंगे प्लीज? हाँ हाँ सीवी मेरिडियन पे। जी सर। हम्म, हम्म, देखिए जी सर। तीनों पॉइंट टोनिफिकेशन थे कि क्या था? सर, टोनिफिकेशन ही है जी सर। तीनों जी सर। लिखे। 0 जी ब्लैक कलर, जी सर। 1 नंबर, जी लाइट ब्लू, जी सर। 2 नंबर ब्लू कलर। डार्क ब्लू। हम्म ओके सर। जी सर। सर, मैं एक चीज और पूछना चाहती थी, जैसे हमें मतलब आपने बोला कि सीआई और टीडब्ल्यू जो है वो कॉम्बिनेशन है सारी मेरिडियंस के, काफी मेरिडियंस के जैसे कपल्स आते हैं, तो अगर हम टीडब्ल्यू का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी मेरिडियंस का आ रहा है ग्रुप, उन सबका ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चलता रहेगा? देखिए टीडब्ल्यू कॉम्बो मेरिडियन है, जी सर। तो आपको पहले तो इसको डायग्नोसिस के लिए बहुत ध्यान से कि इसका स्टेटस के अनुरूप हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं या जो मन में आया कर दिया। सर, एक्चुअली मैं तो जब भी यूज कर रही हूँ तो हार्मोनल इश्यूज के लिए ही कर रही हूँ, जैसे मींस पीरियड्स वगैरह का हो गया, या फिर बच्चों का मींस हिप एरिया में अगर वेट फैट ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग। नहीं, हम सहमत नहीं हैं आपसे। जी सर। ये वाईएनएम की स्टडी धीरे धीरे आपको, आपने क्या वहां पे पॉइंट दबा के देखा बच्चों के? जी सर, काफी पेनफुल तो है सर, वो नहीं यूज करना चाहिए बच्चों के ऊपर? नहीं नहीं करना चाहिए, दबाव दे के देखिए 2-3 दिन में क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके। एंड सर, अगर 10 इयर्स का बच्चा है, उसके हिप रीजन और स्टमक का काफी फैट, मतलब हिप रीजन पे तो बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट दे सकते हैं? क्या चीज? हिप एरिया में फैट बहुत, मतलब हिप्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, बॉय है, तो उसके लिए कुछ हम पॉइंट्स दे सकते हैं? देखिए सबको एक मेनिया है कि हमें ओबेसिटी और फैट दूर करना है। जी आप उसके कॉज को मेक आउट करिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, फैट अपने आप कम होता चला जाए। ठीक है सर। सर, एक चीज और मुझे पूछनी थी, अगर सर किसी मेरिडियन में हमें पेनफुल। देखिए ऐसा है विभूति जी, जी सर। अनिल जी ने कहा था कि हर व्यक्ति एक प्रश्न पूछे तो ओके सबके सर। करिए। ओके नेक्स्ट। सर। सरिता जैन जी। जी नमस्कार सर जी। सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, वाईएनएम का कोर्स किया सर, मेरे तो सर के ऊपर से गया, मुझे अभी तो बिल्कुल भी समझ समझ में नहीं आया सर। अ, और प्रॉब्लम है सर, मेरे हस्बैंड को ना बहुत गर्मी लगती है, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है उनको रात में कि वो कुछ छोड़ नहीं पाते। और जैसे कूलर पंखे में सो तो शीत बैठती तो उनको छींके और नोज बिल्कुल पानी हो जाती है, इतनी ज्यादा नोज आती है कि सोना मुश्किल होता है सर। फर्स्ट तो ये प्रॉब्लम है सर। सेकंड, बेटे को फीवर आया सर, ट्रीटमेंट दिया तो एक ट्रीटमेंट में उसका फीवर चला गया, तो वो ट्रीटमेंट अपने को कब तक देने हैं सर उसको? 2-3 दिन दीजिएगा। 2-3 दिन दूर सर। ओके सर। पहले प्रश्न का सर उत्तर कि आपके सिर के ऊपर चला गया, आप जी उसको, एक मिनट,
आप उसका पीडीएफ 2-4 बार देखिएगा, और जी जहाँ कोड है बड़े सिंपल, और उसके फिगर जो कहाँ लगने हैं वो सारे के सारे चार्ट दिए हुए हैं, किताब में भी जी है, सर ये भी दिया है। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सिर के अंदर जाए। नो, ये प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट टाइम पॉइंट तो लगाती हूँ सर, वाइनम के पॉइंट लगाते हैं तो बनते हैं, बट जो लेक्चर सर आपका और राम सर का था वो थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा था सर समझने में। प्रभात जी का तो समझ में आ रहा था सर। उन्हें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जी क्योंकि सर। प्रभात जी ने शुरू से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, और जी बाद सर। में पीडीएफ से, ये आप जानते हैं कि पैंक्रियाज जैसी चीजों को, ये जहां पर उन बीमारियों के लिए प्रयास हो रहा है जहां पे कोई लाभ नहीं मिलता, जी सर। तो जब आप उठा के देखेंगे आपको प्रोटोकॉल मिल गया ऐसी बीमारी, बस मैच करना है कि कौन सी प्रॉब्लम है, मैच करके और चार्ट से मिलाया, पॉइंट रखिए। जी सर, जरूर सर। सुनिए, जैसे ही लाभ मिलेगा आपका हौसला इतना बढ़ जाएगा कि पूछें। नहीं सर, आपने बेटे के लिए वाइनम के पॉइंट दिए थे सर, मैंने लगाए एक दिन में सर, उसका सही हो गया था। बहुत फिर इफेक्टिव पॉइंट है। एक मिनट, आपके हस्बैंड को ज्यादा गर्मी लगती है? बहुत ज्यादा सर, पूरी इतनी कड़कड़ाके की ठंड में एक पतला चादर ओढ़ के सोते हो, बाकी पूरे टाइम बिना चादर के सोते हैं सर। देखिए, तो जो जी सर। लीवर और GV1 सिरेट, लीवर। जी सर। बस ये दे दें। सर स्वेटिंग होती है तो बीपी लो हो जाता है नेक्स्ट। साथ में। थैंक यू सर। अस्मत परवीन जी। गुड इवनिंग सर, मैं अस्मत परवीन दिल्ली से। बेसिक कोर्स करा है और वाइनम 6 भी करा है सर। कुछ क्वेश्चन है वाइनम से भी रिलेटेड है, जैसे पैनक्रियास जो है मेटाबॉलिज्म में उसके रोल हैं, तो अंडरवेट हो या फिर लिम, फोरलिम या हाइंड लिम श्रिंकेज हो तो हम टोन कर सकते हैं उसे अकॉर्डिंग टू लोकेशन। देखिए, ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन है ST012 और पैंक्रियाज 012 का। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एटमॉस्फेयर को, स्टमक क्या करता है कि जितने प्रकार के भोजन है वहां पर एसिडिक एटमॉस्फेयर होता है, ताकि पेस्ट बन के खाना जो है हजम हो जाए। अगर वो एसिडिक बना रह जाए और पैंक्रिया अपना रोल अदा ना करे, उसका काम है न्यूट्रलाइज करना, अल्कलाइन करना। दोनों मिलकर एनर्जी को बेहतरीन रूप देते हैं। बाकी फैट बढ़ेगा, भूख लगेगी नहीं लगेगी, ये सब सेकेंडरी चीज, कॉन्सेप्ट पे जाइए ओके सर। और धीरे सर धीरे और आपको सारी चीज समझ ओके सर, सर एक लेफ्ट आईज में मेरे रेड स्पॉट अचानक से कल मैंने देखा है लेफ्ट आईज में ऊपर वाइट स्क्लेरा एरिया में, तो वो क्या रीजन और ट्रीटमेंट जानना चाहती हूँ। आंख में? यस सर। ने आपको अचानक देखा है या पहले कोई प्रॉब्लम रही? नहीं नहीं, कुछ नहीं था सर। और ना ही जी, उससे अभी आज क्या प्रॉब्लम हुई? आज बस वही रेड स्पॉट दिख रहे हैं। जो सुबह में सो के उठी हूँ, मुझे नहीं पता चला बिल्कुल ही, जो दिख रहा है एरिया नहीं, वो जब आईलिड के अंदर ऐसा है, जो सामने से जब बेटी ने देखा तो जब मैंने देखा तो वो कह रही थी रेड स्पॉट दिख रहा है, तो बिल्कुल नहीं ही रेड सा ब्लड। नहीं, बीपी वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ था? ऐसा मुझे तो फील नहीं हुआ सर, कुछ और। लिखिए। यस सर। सर लेकिन जब भी कुछ ऐसा फील होता है तो मैं तो पॉइंट्स लगा लेती हूँ, जैसे हेवीनेस, हेवीनेस तो कभी उतना फील नहीं होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि कभी कभी स्वेटिंग हो रहे है मुझे।
सर। लिखिए लेफ्ट रिंग फिंगर 2-7 sedate 3-6 tone. Next, that is सर एक क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में हम वो कर सकते हैं, बीपी हाई बीपी है तो यूज कर सकते हैं मैग्नेट चक्रा? हाँ कर सकते। ओके, थैंक यू सर। सुरेंद्र कुमार जी। सर नमस्कार, सुरेंद्र कुमार साहब कलकत्ता से, सेमेस्टर 1 स्टूडेंट, वाईएनएम के सभी कोर्सेज किए हुए हैं सर। हाँ। सर एक क्वेरीज है, बच्चे को ग्रोइंग एरिया में बहुत ज्यादा सीवियर इचिंग हो रही है, वहां पर रेडिश है, उसमें से पानी भी रिश्ता है, क्या देख सकते? लिखिए। जी सर। पहले सर एक बार हुआ था तो आपके प्रोटोकॉल से रिलीफ हुई थी, बट वो प्रोटोकॉल मिसिंग हो गई है, कहीं रखी जा चुकी है, वो ख्याल भी नहीं है। फिर से सेम चीजें उनको हुई है, उनको फाइबर वगैरह ऐसा कुछ दिया गया था, लीवर वगैरह का कुछ पॉइंट्स थे, प्लीज बताएं। ग्रोइन एरिया में जो है अंदर की तरफ मेल अंदर है के, ना। हाँ क्या सर? ग्रोइन एरिया पेल्विक का पूरा कहाँ पर है? दोनों थाई के पास में है सर, दोनों थाई के एकदम बिल्कुल पास में है। टेस्टिकल और उसके स्क्रोटम पे तो अफेक्टेड नहीं है? टेस्टिकल में भी है। टेस्टिकल एरिया भी मतलब कि नीचे का थोड़ा सा है, मतलब इफेक्टेड तो है। और वो बता रहे हैं कि धूप में निकल रहे हैं तो सिर में बहुत तेज खुजली होने लग रही है। एक्चुअली इनको डैंड्रफ वगैरह भी था और ये सब प्रोटोकॉल लिए हुए थे, लेकिन वो प्रोटोकॉल अभी फिलहाल वो कई दिनों से स्टॉप्ड है, लेकिन अभी रिसेंट में इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इचिंग बढ़ गया है ग्रोइंग एरिया में। लिखिए। जी सर। बोथ हाईएफ एंड कफ जॉइंट बोथ मिडिल फिंगर बाद जॉइंट में, बोथ आईएफ के कफ जॉइंट और मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट में 2-3-6 sedate 1-4 tone 0 tone 9 sedate। अनिल जी जी प्लीज सर कंक्लूड। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है सर, पूछना था, वैसे तो संस्थान इस बार डायबिटीज के लेकर बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन सर डायबिटीज में स्पेशली किन कारणों से हो रही है, इसके लिए स्पेशल क्या ऐसी डायग्नोसिस के लिए दी जा सके जिससे रिपोर्ट पता चल सके कि उनकी डायबिटीज किस कारण से हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज सच बताएं। ये इस समय टाइम फैक्टर जो है वो इजाजत नहीं दे कुछ, रहा है, समझ पा रहे हैं सर। क्योंकि अदरवाइज एक दो शब्दों में कहना ठीक नहीं है। ठीक। नेक्स्ट ठीक है, वो अनिल जी अगली जी कंटिन्यू। क्लास। जी नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यहाँ समय की सीमा रहती है, इसलिए हेल्थ एंड हेल्प में राजेश जी या अमित जी से संपर्क करके आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर भी वहाँ से और ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेशनल ग्रुप एक अलग से बना है संस्थान का, और उसमें संडे को 18 तारीख को शाम को 6 बजे 6 से 7 बजे तक जो भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक इंटरेक्शन रखा गया है संस्थान के सभी ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें हमारे संस्थान के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट साहब सब लोग रहेंगे। तो आप में से जो लोग यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स होंगे यानी विदेश में रह रहे हैं और संस्थान जुड़े हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। और 18 तारीख को शाम को 6 बजे इंटरेक्शन होगा। ये इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए सूचना। तो आज की बुधवार की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।